ओके, सो आज हम क्या रिवाइज करने वाले हैं सर? हम आज रिवाइज करने वाले हैं, एक सेकेंड, इसका थोड़ा सा अपन सेटिंग चेंज कर देते हैं. यस, नाउ दिस इज परफेक्ट. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ओके, थोड़ा सा सेटिंग बिगड़ रहा है शायद. अभी चालू हो जाएगा. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ओके, आई थिंक नाउ दिस इज परफेक्ट. और मैंने क्या किया है, मैंने जो भी हमारे क्लास के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन से ही पूरे के पूरे जो मुझे लगता है कि अच्छे क्वेश्चन रेंज में नया पॉइंट है वो सारे क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन इस शीट के अंदर डाल दिए हैं. तो इससे होगा क्या कि आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपकी कॉपी में ऑलरेडी नोटेड है. और एक सिंपल कॉन्सेप्ट रिवीजन का होता है कि रिवीजन हमेशा जो चीजें की होती है उसी का करवाया जाता है, कोई नई चीज रिवीजन में कभी नहीं डाली जाती है. तो ऑफकोर्स मैं आपको जो रिवीजन कराऊंगा वो हमारे क्लास के क्वेश्चंस का ही करवाऊंगा. और ये सारे क्वेश्चंस आपके नोट्स के अंदर भी है. और ये वाली शीट जो है ये मैं आपको भेज भी दूंगा. ये वाली जो शीट है ये मैं आपको आज ब्रॉडकास्ट, जहां पे आपको ये मैसेज मिला था वहां से ब्रॉडकास्ट करा दूंगा. प्लस ये लेक्चर यूट्यूब पे भी जाएगा, तो उस यूट्यूब की जो डिस्क्रिप्शन रहेगी उसमें भी मैं इस शीट की लिंक को, इस रिवीजन की जो शीट है इसकी लिंक को डाल दूंगा. तो आप इजीली वहां से भी ड्राइव के थ्रू उसको डाउनलोड कर सकते हो. सो आपके पास में शीट आ जाएगी, आपके पास में सब कुछ लिखा हुआ आ जाएगा. वैसे सब कुछ लिखा हुआ अल्टीमेटली आपके क्लास के नोट्स में ही है. ठीक है, तो अब देखो कुछ रिवीजन तो कॉस्ट के ऑलरेडी मेरे यूट्यूब पे डले हुए हैं. जैसे कुछ रिवीजन मैंने स्टूडियो के बहुत बढ़िया तरीके से रिकॉर्ड करे हुए हैं, ओवरहेड्स का, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का. और भी कुछ रिवीजन हैं जो मैंने प्रॉपर स्टूडियो में रिकॉर्ड किए हुए हैं. तो मैं उन चैप्टर्स को पहले ले रहा हूं जिनकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे बहुत अच्छे से अवेलेबल नहीं है. जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग की रिकॉर्डिंग जो है वो यूट्यूब पे है, लेकिन उसकी जो वॉइस है वो उतनी क्लियर या उतनी अच्छी नहीं हो, क्लास की रिकॉर्डिंग है. तो उसको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड भी हो जाएगा और प्रॉपर तरीके से आप लाइव भी पढ़ लोगे. तो उसके एंगल से हम एक एक करके सारे वो चैप्टर्स लेंगे जिनकी रिकॉर्डिंग बहुत अच्छे से नहीं है. जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग हो गया, मटेरियल कॉस्टिंग हो गया, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग हो गया, कॉस्ट शीट हो गया, इनकी रिविजन्स नहीं है. तो ये सारे रिविजन हम एक एक करके लेना चालू करेंगे. ये तो हमने ट्रेंड चालू किया है एंड आई थिंक दिस इज द अप्रोप्रिएट टाइम. Why? Because now you are left with approximately 1.5 month. 1.5 महीना बचा है आपके पास में. So this is the best time for revision, जिसमें हम कॉस्ट का भी रिवीजन चालू करेंगे और साथ साथ में जीएसटी का भी रिवीजन चालू करेंगे. तो जीएसटी के तो सारे रिवीजन बहुत सारे स्टूडियो रिकॉर्डिंग में प्रॉपरली अवेलेबल है. तो जीएसटी को लेके ज्यादा रिक्वायरमेंट आई भी नहीं है बच्चों को कि सर आप रिवाइज करवाओ, क्योंकि मोस्टली सारे रिवीजन जीएसटी के तो ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत प्रॉपर रिकॉर्डिंग के साथ अवेलेबल है. लेकिन कॉस्ट के रिवीजन जो हैं वो उतने प्रॉपर नहीं थे, इसलिए जो चैप्टर्स के रिवीजन नहीं है वो सब मैं आपको एक एक करके करवाता जा रहा हूं. और भी जितने रहेंगे उतने सारे रिवीजन्स में और करवाता चला जाऊंगा. अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और हम थोड़ा सा प्रोसेस कॉस्टिंग को रिवाइज करने जाएं. तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर एक फॉर्मूला रिवाइज करना पड़ेगा जहां से हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग चालू होता है. और याद कीजिए, इसे हमने क्लास में नाम दिया था रामबाण फॉर्मूला. आपको अगर याद हो तो हमने इसे क्लास में क्या नाम दिया था? रामबाण फॉर्मूला, क्योंकि यहीं से प्रोसेस कॉस्टिंग स्टार्ट होता है. और आप बताएंगे रामबाण फॉर्मूले का लॉजिक है, रामबाण फॉर्मूला क्या था आपको बताना है. व्हाट इज द रामबाण फॉर्मूला? क्या था रामबाण फॉर्मूला, बताएंगे प्लीज, जल्दी बताइए. रामबाण फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला था सर. और फॉर्मूला ये था कि साहब टोटल कॉस्ट में से अगर हम नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर दें और नीचे अगर हम टोटल यूनिट्स में से नॉर्मल लॉस की यूनिट्स को माइनस कर दें, तो यहां से हमें पर यूनिट कॉस्ट का फॉर्मूला निकल के आ जाता है. और इसे हमने रामबाण फॉर्मूला बोला था. याद है रामबाण फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला सिंपल है, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस अपॉन टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स.
दिस वॉज द रामबाण फॉर्मूला। और मैं आपको बता दूं ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलता है और वो कॉन्सेप्ट एक टैगलाइन के फॉर्म में मैंने आपको क्लास में एक्सप्लेन किया था। वो टैगलाइन क्या थी? टैगलाइन थी कि सर जब भी पर यूनिट कॉस्ट निकालनी हो, जब भी पर यूनिट कॉस्ट निकालनी हो, हमेशा ये मानना देयर इज नो नॉर्मल लॉस, सॉरी देयर इज नो एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। याद है ये टैगलाइन भी मैंने आपको क्लास में बताई थी कि जब भी हम पर यूनिट कॉस्ट का कैलकुलेशन करते हैं, हमेशा हम मानते हैं कि देयर इज नो एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। मतलब पर यूनिट कॉस्ट का इंपैक्ट एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन के कारण आपकी पर यूनिट कॉस्ट कभी भी चेंज होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूला डेवलप किया था, इसका बेसिक एग्जांपल से पूरा फॉर्मूला हमने समझा था। ऑफ कोर्स हम रिवाइज कर रहे हैं तो एग्जांपल तो मैं वापस नहीं बताऊंगा, लेकिन ऑफ कोर्स ये यहाँ पे ध्यान रखना कि कॉस्ट पर यूनिट का ये फॉर्मूला लगता है। पूरा प्रोसेस को अकाउंट जो हम बनाना सीखेंगे वो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो अब इसमें हमको नॉर्मल लॉस क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, ये सब चीजें, और एबनॉर्मल गेन क्या होता है, ये सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था। एग्जाम्पल मैंने लिए छोटे छोटे, लेकिन वो सब पता है आप लोगों को। मेनली मैंने आपको बताया था कि हम जब प्रोसेस कॉस्टिंग करते हैं तो एक तो हम बनाते हैं प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट के अंदर क्या था सर, सारी कॉस्ट डेबिट हो जाती है और आउटपुट, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन जो भी होता है उसका एडजस्टमेंट अपन प्रोसेस अकाउंट के अंदर कर देते हैं। एक बनता है फिनिश्ड गुड्स अकाउंट। फिनिश्ड गुड्स अकाउंट बेसिकली हमारे प्रोसेस अकाउंट में P&L को भी फिनिश्ड गुड्स अकाउंट की तरह ही ट्रीट करते हैं। जहां पे आपकी प्रोसेस फिनिश हो जाती है ना, तो उसके बाद जो भी थर्ड प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस, जो भी लास्ट प्रोसेस है, उसका आउटपुट जाता है, उसकी सेल आती है और वहां पे उसका फाइनली प्रॉफिट निकल जाता है। ऐसा भी हमने क्वेश्चन के अंदर बनाया था। उसको P&L अकाउंट भी बोलते हैं और उसको फिनिश गुड्स अकाउंट भी बोलते हैं। तो अगर फिनिश गुड्स अकाउंट पूछे तो वो भी वैसे ही बनेगा, बस वो प्रॉफिट निकलेगा वहां पे। आ रही है बात समझ में? तो एक तो बनता है प्रोसेस अकाउंट, एक बनता है फिनिश गुड्स या P&L अकाउंट, एक बनता है नॉर्मल लॉस अकाउंट, एक बनता है एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एक बनता है एबनॉर्मल गेन, वही P&L फिनिश गुड जैसे ही हो जाएगा। और कोई अकाउंट की अगर रिक्वायरमेंट है तो वो भी हम प्रोसेस अकाउंट के अंदर बनाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम करेंगे आज जिसमें रॉयल्टी अकाउंट भी पूछा था, फिर वहां पे हमको रॉयल्टी अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। एक ऐसा क्वेश्चन हमारे नोट्स के अंदर है जहां पे रॉयल्टी पेबल अकाउंट भी आपको बनाना पड़ता है। तो अगर और कोई अकाउंट भी क्वेश्चन के अंदर आ जाए तो वो भी हमको बनाना सीखना रहेगा। अब सबसे पहले प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट देखिए आप। ये फॉर्मेट आई थिंक आप लोगों ने कॉपी में भी बना रखा है। इसमें मटेरियल, सारे खर्चे आ गए। अगर आप देखेंगे तो डेबिट साइड में तो सारे खर्चे आ गए सब। डेबिट साइड में आप देखेंगे तो सारे खर्चे आ गए। देखते जाइए एक एक करके। रॉ मटेरियल आ गया, सारे एक्सपेंसेस आ गए, कोई और खर्चा लगाए तो वो आ गया। और ध्यान रखना प्रोसेस अकाउंट में एबनॉर्मल गेन डेबिट साइड में आता है, तो एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट साइड में आता है, इसलिए एबनॉर्मल गेन डेबिट साइड में आता है। यस, तो एबनॉर्मल गेन आएगा तो हम प्रोसेस अकाउंट में डेबिट करते हैं। नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस नेक्स्ट प्रोसेस को जो ट्रांसफर हो रहा है, और अगर यहीं से कुछ बिक रहा है तो वो सब क्रेडिट हो जाता है। मतलब जो भी खर्चा लगा है वो डेबिट होता है। उसके बाद जो भी नॉर्मल लॉस हुआ, जो भी एबनॉर्मल लॉस हुआ, या जो भी अगले प्रोसेस को ट्रांसफर हुआ, या यहां से बिक गया, ये सब चीजें हम प्रोसेस अकाउंट से क्रेडिट करते हैं। एबनॉर्मल गेन है तो हम फिर प्रोसेस अकाउंट से इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। आपको थोड़ा थोड़ा फॉर्मेट शायद याद आ रहा होगा। मैंने एक और चीज आपको क्लास में बताई थी, मैं वापस बता देता हूं। सर अगर मान लीजिए 100 यूनिट मैंने यहां से बनाई, 50 यूनिट्स आगे गई और 50 यूनिट्स बिक गई, सर तो जो बिकेगी वो भी कॉस्ट पे ही बाहर होगी, जो आगे जाएगी वो भी कॉस्ट पे ही बाहर होगी। ध्यान रखना, चाहे नेक्स्ट प्रोसेस में जा रही हो चाहे बिक रही हो, यहां से तो यूनिट कॉस्ट पे ही बाहर होगी, क्योंकि यहां पे कोई प्रॉफिट नहीं आता है। प्रोसेस अकाउंट में नॉर्मली हम कोई प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इसलिए हम जितनी भी कॉस्ट बाहर हो रही है वो सब हम यहाँ पे जो भी नेक्स्ट प्रोसेस में जा रही है वो, और जो भी यहां से बिक रही है वो सारी की सारी जो कॉस्ट है वो सब कॉस्ट हम सारी यूनिट्स को हम कॉस्ट पे ही बाहर करते हैं। आ रही है बात समझ में? क्या वो आवाज की प्रॉब्लम आ रही है क्या? आवाज ठीक नहीं आ रही है क्या? टेल मी, वॉइस का इशू है क्या? वॉइस ज्यादा आ रही है? क्लियर है? ओके, तो पलक बेटा दिक्कत थोड़ी उधर से ही, क्योंकि यहां से बाकी सब बच्चे तो बोल रहे हैं एक नंबर वॉइस आ रही है, तो ज्यादा आ रही है क्या? एक नंबर है, बराबर है? ओके नाइस। सो ये ध्यान रखना कि हम जो आगे नेक्स्ट प्रोसेस को भेजेंगे या हम उसे यहीं से बेच दें, अल्टीमेटली दोनों ही हम कॉस्ट पे बाहर करेंगे। ये चीज अपने को यहाँ पे ध्यान रखनी है। ओके, तो ये एक और इंपॉर्टेंट बात है जो आपको प्रोसेस अकाउंट के अंदर ध्यान रखना है।
वेरी नाइस। अब एक और नॉर्मल लॉस अकाउंट का फॉर्मेट भी देख लेते हैं। नॉर्मल लॉस अकाउंट का फॉर्मेट भी बहुत सिंपल है। नॉर्मल लॉस अकाउंट में एक तो प्रोसेस से हमने जो क्रेडिट किया है वो नॉर्मल लॉस अकाउंट में जाके डेबिट हो जाता है। ये आ गया सब, जो हमने प्रोसेस से क्रेडिट किया वो नॉर्मल लॉस में डेबिट हो गया। चलो आप सब लोग मुझे बताओ, जो हम प्रोसेस से क्रेडिट करते हैं नॉर्मल लॉस को, तो नॉर्मल लॉस को प्रोसेस से क्रेडिट किस वैल्यू पे किया जाता है? कॉस्ट पे बाहर करते हैं या स्क्रैप वैल्यू पे बाहर करते हैं? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हम नॉर्मल लॉस को प्रोसेस से किससे बाहर करते हैं? क्या वो कॉस्ट पे बाहर होता है या वो स्क्रैप वैल्यू पे बाहर होता है? हमेशा ध्यान रखना, नॉर्मल लॉस प्रोसेस अकाउंट से जब बाहर होता है तो किस पे बाहर होता है? स्क्रैप वैल्यू पे। और यहां पे डेबिट आके भी वो स्क्रैप वैल्यू पे ही होगा। मैंने एग्जांपल लिया था क्लास में कपूत और सपूत वाला। ये जो सपूत बच्चा है वो पापा को सिर्फ उतना पैसा लाके देगा जितना वो कमा रहा है, जबकि पापा कपूत बच्चे से सारा पैसा लेंगे जितना वो खर्च कर रहा है। तो नॉर्मल लॉस हमेशा सिर्फ क्या देता है? प्रोसेस अकाउंट को ले जाके स्क्रैप वैल्यू। और वो कहां से लाता है स्क्रैप वैल्यू? नॉर्मल लॉस स्क्रैप वैल्यू लाता है बैंक से। उसको जो बिकता है नॉर्मल लॉस, जो कबाड़ी को बिकता है, उससे जो पैसा मिलता है वो यहां पे आता है और यहां से वो प्रोसेस को सारा का सारा पैसा ट्रांसफर कर देता है। सर फिर ये एबनॉर्मल गेन वाली एंट्री क्या आती है? किसी को याद आ रहा है एबनॉर्मल गेन वाली एंट्री नॉर्मल लॉस में कब आती है? याद करो, जब एबनॉर्मल गेन होता है क्वेश्चन में, तो जो एबनॉर्मल गेन को स्क्रैप कम मिला है वो अमाउंट हम नॉर्मल लॉस में ले जाके क्रेडिट करते हैं। तो अगर होना था नॉर्मल लॉस 500, बट बिकॉज ऑफ गेन नॉर्मल लॉस हुआ है 300, तो 300 का स्क्रैप तो हमको यहां से मिल जाएगा, पर 200 का स्क्रैप नहीं मिलेगा क्योंकि एबनॉर्मल गेन हुआ है। तो 200 का स्क्रैप हमको एबनॉर्मल गेन अकाउंट से लाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था जितना स्क्रैप कम मिला है नॉर्मल लॉस को, वो सारा का सारा स्क्रैप वो कहां से लेके आएगा? एबनॉर्मल गेन से लेके आएगा। तो ये एंट्री एबनॉर्मल गेन की नॉर्मल लॉस में ट्रांसफर होती है, बिकॉज नॉर्मल लॉस को स्क्रैप वैल्यू जितनी रियलाइज होनी चाहिए थी उससे कम मिली है। तो उसे प्रोसेस को तो पूरी देनी है, पर बचा हुआ पैसा वो फिर एबनॉर्मल गेन से लेगा। बहुत बढ़िया। सर एबनॉर्मल लॉस अकाउंट का फॉर्मेट कैसा रहेगा? बड़ा सिंपल। अगेन वो प्रोसेस से क्रेडिट हो रहा था तो यहां आके डेबिट होगा, लेकिन यहां पे वो पूरी कॉस्ट पे होगा। एबनॉर्मल गेन पापा का कपूत बेटा है, पापा उसका कोई कॉन्ट्री अपनी जेब से नहीं करेंगे, उसका कोई बर्डन अपनी जेब में नहीं रखेंगे। अल्टीमेटली जितना पैसा एबनॉर्मल गेन में खर्च हुआ है वो सारा का सारा लॉस पापा कॉस्ट के फॉर्म में एबनॉर्मल लॉस से ही लेंगे। तो प्रोसेस अकाउंट से क्रेडिट करके हमने एबनॉर्मल लॉस अकाउंट को यहां पे कर दिया डेबिट। ये भी अपना स्क्रैप का पैसा एडजस्ट करेगा और बाकी पैसा हम इसका कॉस्टिंग P&L से लेके आएंगे। मतलब अल्टीमेटली स्क्रैप एडजस्ट करने के बाद जो भी एबनॉर्मल लॉस हुआ है वो बैलेंसिंग फिगर में किसको ट्रांसफर हो जाएगा? कॉस्टिंग P&L के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दिस इज द एडजस्टमेंट फॉर एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। एबनॉर्मल गेन की बात करें तो याद करो, जल्दी बताओ, प्रोसेस में हमने एबनॉर्मल गेन का क्या किया था? एबनॉर्मल गेन को प्रोसेस में क्रेडिट किया था या डेबिट किया था? जल्दी, अभी ऊपर फॉर्मेट पढ़ा था, जल्दी बताओ। क्रेडिट किया था या डेबिट किया था? सर डेबिट किया था। अब एबनॉर्मल गेन अगर प्रोसेस में डेबिट हो रहा है तो यहां आके वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और सर ये एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल है तो ऑफकोर्स ये किस पे बाहर होगा? सर ये कॉस्ट पे ही बाहर होगा। ऑफकोर्स ये एबनॉर्मल है तो कॉस्ट पे बाहर होगा, तो प्रोसेस से डेबिट किया तो यहां क्रेडिट कर देंगे। अब ये गेन है तो ऑफ कोर्स ये P&L में जाएगा, लेकिन P&L में जाने से पहले नॉर्मल लॉस को स्क्रैप चुकाएगा। अभी मैंने बताया था नॉर्मल लॉस को एबनॉर्मल गेन के कारण जो कम स्क्रैप मिला है वो स्क्रैप एबनॉर्मल गेन किसको ले जाके देगा? सर वो स्क्रैप एबनॉर्मल गेन नॉर्मल लॉस को ले जाके देगा। तो यहां से हो जाएगा डेबिट और यहां जाके हो जाएगा क्रेडिट, और यहां से हमारा नॉर्मल लॉस भी टैली हो जाएगा और एबनॉर्मल गेन में जो बैलेंस बच गया वो बैलेंस कहां पहुंच जाएगा? कंपनी के कॉस्टिंग P&L के अंदर पहुंचा दिया जाएगा। बताइए साहब, क्या ये फॉर्मेट्स आपको समझ में आ गए जो हमने प्रोसेस के अंदर पढ़े थे? तो शुरू के जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर ओवरऑल यही 3-4 चीजें होती है: प्रोसेस अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट एंड वन मोर एबनॉर्मल गेन अकाउंट। ठीक है, नाउ वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। और मैं आपको बता दूं ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कई बार पेपर सेटर को बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछना होता है, तो वो जो नॉर्मल प्रोसेस का क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछ लेते हैं। और उसका एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमारे नोट्स में भी क्वेश्चन नंबर 1 है, और वही मैंने रिवीजन में सबसे पहले रखा है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर तीनों चीजें कवर हो जाती है। इस क्वेश्चन के अंदर प्रोसेस अकाउंट भी बनाना है अपने को, इस क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल लॉस अकाउंट भी बनेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी बनेंगे, और इस क्वेश्चन के अंदर एबनॉर्मल गेन अकाउंट भी बनेंगे। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है जिसके अंदर सारे के सारे अकाउंट एक साथ कवर हो जाते हैं।
तो हम इस क्वेश्चन को फटाफट पढ़ना चालू करते हैं। है इजी क्वेश्चन पर प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन 1 में लिखा है कि x जो है वो 3 प्रोसेस से पास होता है। सबसे पहले मटेरियल लगता है फर्स्ट प्रोसेस में, सेकंड प्रोसेस में, थर्ड प्रोसेस में लेबर लगता है, और उन्होंने नीचे लिखा हुआ है कि सर 1000 यूनिट हम लोगों ने 6 रुपए पर यूनिट की इंट्रोड्यूस की है। ऐसा क्वेश्चन में कई बार होता है। क्वेश्चन में 2 मटेरियल दिए रहते हैं, आप यहां पे देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको 2 अलग अलग क्वांटिटी दिख रही है, एक और 2 अलग अलग मटेरियल दिख रहे हैं। एक तो उन्होंने बोला है कि साहब हमने प्रोसेस 1 में 1000 यूनिट 6 रुपए वाली, मतलब 6000 यूनिट 6000 रुपए का मटेरियल इंट्रोड्यूस किया है। फिर यहाँ पे लिखा है प्रोसेस 1 में 5200 का मटेरियल और लगा है। तो सर ये क्या है? एक्चुअली इसमें एक डायरेक्ट मटेरियल है और एक इनडायरेक्ट मटेरियल है, या ये बोल सकते हैं एक ऐसा मटेरियल है जिसकी क्वांटिटी है 1000 केजी, 1000 यूनिट, और ऊपर जो 5200 मटेरियल दिया है उसकी कोई क्वांटिटी नहीं दे रखी है। मतलब बेसिकली वो एक ऐसा मटेरियल है जो कि इनडायरेक्ट मटेरियल है, या फिर ऐसा मटेरियल है जिसका कोई वेट एडिशन नहीं है। तो हो सकता है क्वेश्चन में 2 मटेरियल आ जाए, डजंट मैटर। जो मटेरियल हमारा मेन है वो है जिसका क्वांटिटी लिखा हुआ है अपने को 1000 यूनिट 6 रुपए वाली, पर एक मटेरियल वो भी है जो हमको ऊपर दिया हुआ है 5200। ये दोनों अलग अलग मटेरियल है। यस, फिर वेजेस दे रखी है, और क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ भी है कि प्रोडक्शन ओवरहेड्स 100% ऑफ द वेजेस है। तो जितना आपका वेजेस है उतना का उतना आपका ओवरहेड्स भी हो जाएगा। तो अगर मैं देखूं कि ओवरहेड्स कितना होगा, सर वेजेस 4000 6000 8000 है, तो ओवरहेड्स भी इतना ही हो जाएगा, 4000 6000 और 8000, यही मेरे ओवरहेड्स भी हो जाएंगे। अब मुझे बताओ, नीचे उन्होंने क्वांटिटी भी दी हुई है, जल्दी बताओ कितनी क्वांटिटी इनपुट करी थी, जल्दी बताइए कितनी क्वांटिटी इनपुट करी थी हमने, कितनी क्वांटिटी का इनपुट है? 1000 यूनिट्स का इनपुट है। फर्स्ट प्रोसेस का आउटपुट देखिए, फर्स्ट प्रोसेस का आउटपुट देखिए, कितनी क्वांटिटी का आउटपुट है? 950। मतलब कितने का लॉस हुआ? सर 1000 इनपुट करी, 950 का आउटपुट है, मतलब 50 का लॉस हुआ। और नॉर्मल लॉस भी 5% ही दिया हुआ है, मतलब देखा जाए तो उसके फर्स्ट पार्ट में सिर्फ नॉर्मल लॉस ही है, कोई एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन है ही नहीं, क्योंकि 1000 क्वांटिटी पे 5% का नॉर्मल लॉस मतलब 50 का लॉस होना था। और आप देखेंगे तो आउटपुट 950 आया है, मतलब एक्चुअल लॉस भी 50 का ही हुआ है, मतलब इसके फर्स्ट पार्ट में देयर इज ओनली नॉर्मल लॉस। तो इसका पहला जो प्रोसेस अकाउंट बनेगा वो सिंपल बन जाएगा, और उसका नॉर्मल लॉस अकाउंट भी एकदम इजीली बन जाएगा। अभी अपन देख लेते हैं उसको भी। दूसरा प्रोसेस अकाउंट हम देखें तो पहले बताओ फर्स्ट प्रोसेस से कितनी क्वांटिटी बाहर जा रही है, फर्स्ट प्रोसेस से कितनी क्वांटिटी बाहर जा रही है? सर फर्स्ट प्रोसेस का आउटपुट है 950 का, तो सेकंड का इनपुट भी 950 का ही होगा सर। यस, अब सेकंड का इनपुट अगर 950 का होगा और सेकंड का आउटपुट 840 का है, मतलब यहाँ पे एक्चुअल लॉस कितना हुआ? 110। और अगर हम इसका नॉर्मल लॉस निकालें तो नॉर्मल लॉस आएगा 95 का। सर 95 कैसे आया? 950 इनपुट किया, 10%, 950 का 10% 95, जबकि एक्चुअल लॉस है 110। मतलब इस क्वेश्चन में 95 का तो नॉर्मल लॉस है और 15 का एबनॉर्मल लॉस है। ठीक है सर, इसकी भी स्क्रैप वैल्यू दी हुई है। तीसरा अगर हम देखें तो थर्ड प्रोसेस में अगेन कितनी क्वांटिटी इनपुट होगी? सर जो सेकंड प्रोसेस का आउटपुट है वो थर्ड का इनपुट बनेगा। चलो थर्ड में कितनी इनपुट होगी? सर 840 का 15% माइनस करने की बताओ कितना आउटपुट आना चाहिए? अगर मैं 840 से 15% बाहर कर दूं तो मेरा आउटपुट आना चाहिए 714 और आ रहा है 750। मतलब क्वांटिटी जितनी बाहर आनी चाहिए थी उससे ज्यादा आ गई, मतलब यहाँ पे एबनॉर्मल गेन है। कितनी क्वांटिटी का? सर 750 क्वांटिटी बाहर आई है, आनी चाहिए थी 714, मतलब 36 केजी का, 36 यूनिट्स का एबनॉर्मल गेन है इस क्वेश्चन के अंदर। मतलब इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो नॉर्मल लॉस भी आ गया, इस क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस भी आ गया, और इस क्वेश्चन में एबनॉर्मल गेन भी आ गया। ओके, हम सबसे पहले प्रोसेस 1 देखेंगे तो उन्होंने सबसे पहले खर्चे डेबिट किए होंगे। चलिए हम प्रोसेस 1 देखना चालू करते हैं। मैं इसको हटा देता हूं 1 सेकंड के लिए, इसको हम अभी लिख लेंगे, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। मेन चीजें रहने देते हैं, बाकी चीजें हटा देते हैं, उसको अपन कैलकुलेट करेंगे। यस, सबसे पहले ये हटा देता हूं मैं यहां से। आप सिर्फ ये देखो कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है प्रोसेस 1 में। चलिए प्रोसेस 1 में अगर आप देखेंगे तो क्वांटिटी 1000 थी, 6000 रुपए की, मटेरियल है 5200 का, लेबर है 4000 का, ओवरहेड्स है 4000 के। सर ये तो हमने ले लिए। नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी 5% के हिसाब से 50 है। अब मुझे एक चीज बताओ, हम नॉर्मल लॉस में क्रेडिट किस अमाउंट पे करते हैं? नॉर्मल लॉस को क्रेडिट किस अमाउंट पे करते हैं? सर नॉर्मल लॉस हमेशा क्रेडिट होता है स्क्रैप वैल्यू पे। तो सर क्वेश्चन में जाके हम देखते हैं इसकी स्क्रैप वैल्यू क्या है। इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी रखी है? 4 रुपए। तो हम इसको 50
इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका जो स्क्रैप है वो हम क्रिएट कर देते हैं कितने का, 200 का। सर ये भी आ गया। अब कितनी क्वांटिटी अगली प्रोसेस में जा रही है? सर 1000 में से 50 का नॉर्मल लॉस है और आउटपुट 950 है, तो ऑफ कोर्स अगली प्रोसेस में 950 जा रही है, पर अब 950 की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। बताइए 950 कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 950 की कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? रामबाण फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चलिए कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला अप्लाई करिए, टोटल कॉस्ट निकालिए, टोटल कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस माइनस कीजिए, नीचे यूनिट्स माइनस टोटल यूनिट्स कीजिए और मुझे बताइए आपकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है। सर आपका टोटल कॉस्ट है 19,200 माइनस 200 की तो स्क्रैप वैल्यू हो गई, डिवाइड करेंगे नीचे 1000 और 50 का नॉर्मल लॉस हटा देंगे तो एक यूनिट की कॉस्ट मेरे निकल के आ जाएगी कितनी, 20 रुपए की। बस मैं इसी पे इसको क्रिएट कर दूंगा और मेरा ट्रांसफर टू प्रोसेस 3 आ जाएगा कितना, 19,000। मेरा प्रोसेस अकाउंट टैली हो गया। सर बहुत सिंपल है, तो बहुत इजी था ये तो। यस, लेकिन अब मुझे इसका नॉर्मल लॉस अकाउंट भी बनाना है तो बहुत इजी। अभी मैंने बताया था सर अगर मैंने प्रोसेस अकाउंट से नॉर्मल लॉस को क्रेडिट किया है तो ऑफ कोर्स मैं यहां पे टू प्रोसेस 1 के नाम से नॉर्मल लॉस को डेबिट कर दूंगा 200 रुपीज पे, ठीक है। पर मुझे बताओ नॉर्मल लॉस में हम क्रेडिट क्या करते हैं? जल्दी बताओ नॉर्मल लॉस में क्रेडिट क्या करते हैं? नॉर्मल लॉस को पैसा एग्जैक्टली मिलता क्या है, मिलता कैसे बताइए? नॉर्मल लॉस को पैसा मिलता है या तो कैश या फिर बैंक से, तो हम या तो बैंक या बाय कैश करके यहाँ पे पूरा का पूरा पैसा बैंक से रियलाइज कर लेंगे 200 और मेरा नॉर्मल लॉस अकाउंट भी यहाँ पे टैली हो जाएगा। है बहुत ही इजी, बताओ सब एकदम समझ में आ गया, एकदम इजी है। यस वेरी नाइस। तो पहला प्रोसेस तो सर बहुत ही आसान हो गया। अब एक चीज आई थिंक आप सब लोगों को पता होगी, सर जो पहले प्रोसेस का आउटपुट होगा, बताओ आगे लाइन कंप्लीट करो, जो पहले प्रोसेस का आउटपुट होगा, आगे लाइन कंप्लीट करो, जो पहली प्रोसेस का आउटपुट होगा वो ऑफ कोर्स सेकंड प्रोसेस में जाके क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। यस, जो पहले प्रोसेस का आउटपुट होगा वो सेकंड प्रोसेस में जाके इनपुट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट प्रोसेस का आउटपुट था वो सेकंड प्रोसेस में जाके इनपुट हो गया और यहाँ पे सारी की सारी बाकी कॉस्ट भी हमने लिख ली। ये हटा देता हूं मैं ताकि हम इसको वापस लिख पाएं, ताकि आप थोड़ा सा कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन कर पाओ, नहीं तो आप तो बैठे बैठे ही सो जाओगे, तो आपको कैलकुलेटर तो हाथ में रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोसेस सेकंड के अंदर जाएं। सबसे पहले हमने जो फर्स्ट से क्रिएट किया है, फर्स्ट प्रोसेस से जो बाहर किया है वो सेकंड में लाके 19,000 डेबिट कर दिया। फिर प्रोसेस सेकंड में भी मटेरियल लगा, प्रोसेस सेकंड में भी लेबर लगा, प्रोसेस सेकंड में भी ओवरहेड्स लगे। अब चलिए बताइए प्रोसेस सेकंड में सबसे पहले नॉर्मल लॉस कितना आएगा? क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रोसेस सेकंड में नॉर्मल लॉस आएगा सर 10% दिया हुआ है, तो 950 हमारा इनपुट है, इसका 10% ले लेंगे तो नॉर्मल लॉस आ जाएगा 95। क्वेश्चन में देख के बताइए क्या स्क्रैप वैल्यू है, क्या स्क्रैप वैल्यू है? सर स्क्रैप वैल्यू है 8 रुपए की, तो 95 इंटू 8 कर देंगे। बताइए क्या स्क्रैप वैल्यू आ रही है? 760 की। बहुत बढ़िया। सो नॉर्मल लॉस हमारा आ गया 760 का। क्या आउटपुट बचा हुआ सारी क्वांटिटी आ गया है क्या? मुझे बताओ आउटपुट बची हुई सारी क्वांटिटी आ गई है क्या? नहीं। तो फिर कितनी क्वांटिटी का आउटपुट आया है? कितनी क्वांटिटी का आउटपुट आया है? सर आउटपुट 840 का आया है, मतलब सर जो बची हुई क्वांटिटी है वो मेरा एबनॉर्मल लॉस होगा। यस सर, कितनी क्वांटिटी का? 15 का। अच्छा सर, तो हम 15 को भी 8 रुपीज पे ही क्रेडिट करते हैं क्या? 8 रुपए की स्क्रैप वैल्यू पे? जल्दी सोच के बताना, क्या 15 को भी हम 8 रुपए की स्क्रैप वैल्यू पे ही क्रेडिट करते हैं क्या? नहीं सर, एबनॉर्मल लॉस और आउटपुट दोनों पर यूनिट कॉस्ट जो निकलती है ना रामबाण फॉर्मूले से, सर उस पे क्रेडिट होता है। तो चलिए सब लोग मुझे फटाफट पर यूनिट कॉस्ट निकाल के बताइए कितनी आ रही है। जल्दी फटाफट, ये प्रोसेस सेकंड आपके सामने बना हुआ है, आप मुझे फटाफट पर यूनिट कॉस्ट निकाल के बताइए यहाँ पे कितनी आ रही है। सिंपल है, इसकी पर यूनिट कॉस्ट आएगी 40 रुपीज की। तो मैं जो एबनॉर्मल लॉस है उसको भी 40 पे क्रिएट कर दूंगा और जो मेरा ट्रांसफर होगा वो भी 40 पे क्रिएट हो जाएगा। अब अपन एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकाले तो यहाँ आ जाएगा 15 इंटू 4 600 और जो आउटपुट है वो आ जाएगा 33,600। ये मेरा सबसे पहले प्रोसेस अकाउंट तो टैली हो गया सर। यस, एकदम बराबर टैली हो गया होगा। अब हम नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस बताते हैं। चलो जल्दी बताते जाओ। सबसे पहले एंट्री क्या होगी नॉर्मल लॉस के अंदर? जल्दी बताओ क्या करूंगा एंट्री सबसे पहले नॉर्मल लॉस के अंदर? तो सबसे पहले प्रोसेस से
जो हमने क्रेडिट किया है यहाँ पे सर ये डेबिट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले टू प्रोसेस कर देता हूं 760। सर ऐसा कैसा एबनॉर्मल लॉस भी यहां से क्रेडिट किया है तो यहां लाके डेबिट करना पड़ेगा, सर ये भी कर देता हूं। टू प्रोसेस सेकेंड एबनॉर्मल लॉस आ जाएगा 600 सर, ये भी आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करें, चलो बता नॉर्मल लॉस में क्या करें, पहले नॉर्मल लॉस का बता दीजिए। नॉर्मल लॉस में क्या करूं मैं, नॉर्मल लॉस में क्या करूं, क्या पूरा बैंक कर दूं, पूरा बैंक कर दूं? नहीं 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 नहीं, पूरा बैंक नहीं होगा, फिर बाय एबनॉर्मल गेन होगा। वेरी नाइस, बाय एबनॉर्मल गेन होगा। सेकेंड प्रोसेस में बाय एबनॉर्मल गेन होगा। अरे प्रोसेस 2 है, एबनॉर्मल गेन होता तो हम एबनॉर्मल गेन का एडजस्टमेंट करते, नॉर्मल लॉस तो पूरा का पूरा रियलाइज हो गया ना सर, तो यहाँ पे बाय बैंक ही आ जाएगा पूरा 760 और ये हमारा नॉर्मल लॉस अकाउंट तो कंप्लीट हो जाएगा, टैली हो जाएगा, 760 ही बैंक हो जाएगा और नॉर्मल लॉस खत्म। सेकेंड प्रोसेस में कोई एबनॉर्मल गेन नहीं है। जब एबनॉर्मल गेन नहीं है तो नॉर्मल लॉस को तो अपना पूरा पैसा मिल ही गया, उल्टा एबनॉर्मल गेन ज्यादा हो गया, मतलब लॉस ज्यादा हो गया। तो नॉर्मल लॉस को जब अपना पूरा पैसा मिल ही गया है तो सवाल ही नहीं उठता है कि यहाँ पे उसको एबनॉर्मल लॉस से कुछ लेना पड़े। तो ये तो हमारा नॉर्मल लॉस टैली हो गया। हम एबनॉर्मल लॉस की बात करें तो अब बताओ यहाँ पे क्या करूं, बाय, जल्दी बताओ यहाँ पे क्या करूं, बाय कॉस्टिंग पेनल 600, बाय कॉस्टिंग पेनल 600। नहीं सर, इसको भी तो कैश या बैंक से थोड़ा स्क्रैप मिला होगा। कितना सर, 15 यूनिट इसकी भी खराब हुई है और 1 यूनिट की वैल्यू 8 रुपए है, तो इसको भी तो 120 रुपए बैंक से मिले होंगे। मतलब अगर हम यहाँ पे कॉस्टिंग पेनल में अमाउंट देखें तो वो 600 नहीं आएगा, वो कितना आएगा, 480 रुपए आएगा, क्योंकि 120 रुपए तो उसको स्क्रैप का एबनॉर्मल लॉस को भी मिल चुका है। तो यहाँ पे जो कॉस्टिंग पेनल में अमाउंट आएगा वो 480 आएगा। टेल मी, क्या ये एबनॉर्मल लॉस वाला अकाउंट सबको समझ में आ गया? किसी को आपत्ति नहीं है? चलिए, तो सेकंड प्रोसेस भी हमारी हो जाती है टैली। अब मुझे बताओ थर्ड प्रोसेस की बात करें। थर्ड प्रोसेस में एक सेकंड हम इसको हटाते जाते हैं साथ साथ में। यस, अब हम थर्ड प्रोसेस की बात करें। सर थर्ड प्रोसेस के अंदर सबसे पहले तो प्रोसेस 2 से जो हमने इनपुट किया वो ऐसा का ऐसा आ जाएगा, जो सेकंड प्रोसेस का आउटपुट है वो थर्ड प्रोसेस का इनपुट बन गया। फिर थर्ड प्रोसेस में और मटेरियल लगा, थर्ड प्रोसेस में और लेबर लगा, थर्ड प्रोसेस में और ओवरहेड्स लगे, ये तो ले लिए सर। अब मुझे बताओ थर्ड प्रोसेस का नॉर्मल लॉस सबसे पहले कितना है, आप क्वेश्चन में देख के बताओ नॉर्मल लॉस कितना है। सर 840 का कितना परसेंट, 15%। 840 का 15% नॉर्मल लॉस आना चाहिए 126 रुपए का। चलो इसका स्क्रैप बताइए कितना आएगा, 126 का स्क्रैप कितना है सर, 10 रुपीज के हिसाब से स्क्रैप आएगा, तो ये आ जाएगा 1260। सर ये भी ले लिया। आउटपुट कितना है सर, आउटपुट बताइए, आउटपुट भी क्वेश्चन में लिखा हुआ, कितनी क्वांटिटी का आउटपुट है सर, 750 क्वांटिटी का आउटपुट है। चलिए एबनॉर्मल गेन है इस क्वेश्चन में, जी सर ऑफ कोर्स एबनॉर्मल गेन है, क्योंकि 840 से हमारा इधर का क्रेडिट साइड टैली नहीं हो रहा है, मतलब एबनॉर्मल गेन है कितने का, 36 का। क्या एबनॉर्मल गेन को भी मैं स्क्रैप पे डेबिट कर दूंगा क्या, जल्दी बताओ। एबनॉर्मल गेन को हम स्क्रैप पे डेबिट कर देंगे, कॉस्ट पे डेबिट करेंगे, कॉस्ट पे करेंगे, तो इसका भी पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेते हैं। चलिए सब लोग रामबाण फॉर्मूला लगाइए और मुझे इस प्रोसेस की भी पर यूनिट कॉस्ट निकाल के बताइए, थर्ड प्रोसेस की। जल्दी सब लोग थर्ड प्रोसेस की पर यूनिट कॉस्ट निकाल के बताइए। टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस। मैं आपको बता दूं थर्ड प्रोसेस की स्क्रैप सॉरी कॉस्ट पर यूनिट आ रही होगी 76 रुपीज की, चेक कीजिए। थर्ड प्रोसेस की पर यूनिट कॉस्ट आ रही होगी 76 रुपीज की। यस ध्यान रखना नॉर्मल लॉस पूरा 126 का स्क्रैप माइनस होगा। यस तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट आ रही है 76 रुपीज की। तो हमारा जो आउटपुट है इसको भी हम 76 पे ले लेंगे और एबनॉर्मल गेन को भी हम 76 पे ले लेंगे। चलिए आउटपुट की वैल्यू तो निकल के आ जाएगी 57,000 और एबनॉर्मल गेन की वैल्यू निकाल लीजिए कितनी आ रही है, 36 इंटू 76 कितनी आ रही है वैल्यू सर, ये आ रही है 2736। यस अब आप देखेंगे तो मेरा प्रोसेस अकाउंट तो पूरा टैली हो गया, 76 ही आ रही है निशांत। यस 76 मेरा प्रोसेस अकाउंट पूरा टैली हो गया, इज इट करेक्ट? यस अब हमको इसके साथ बनाना है एक तो नॉर्मल लॉस अकाउंट
क्योंकि क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस है, और दूसरा इसमें हमको को बनाना है एबनॉर्मल गेन अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे एबनॉर्मल गेन भी है। तो एक तो हम इसमें नॉर्मल लॉस ले लेंगे और दूसरा इसमें एबनॉर्मल गेन ले लेंगे। पहले तो वही एंट्री करते हैं, डुअल इफेक्ट। प्रोसेस में जो क्रेडिट हुआ वो यहाँ पे जाके डेबिट कर देते हैं। सर यहाँ पे आ जाएगा टू प्रोसेस 126 का 1260। एबनॉर्मल गेन में प्रोसेस में डेबिट हुआ तो यहां आके क्रेडिट हो जाएगा बाय प्रोसेस 2736। ये हमने क्या कर दी, हमने अल्टीमेटली डबल एंट्री कर दी प्रोसेस से। अब बताओ क्या मैं इधर बाय कैश कर दूं, पूरा बैंक बाय बैंक 1260 कर दूं? जल्दी बताओ। नॉर्मल लॉस में बाय बैंक हो जाएगा 1260? नहीं, क्योंकि सर एक्चुअल लॉस 126 का हुआ ही नहीं है, एक्चुअल लॉस 90 का ही हुआ है, क्योंकि 36 का एबनॉर्मल गेन हुआ। मतलब जो यूनिट खराब होनी थी वो खराब नहीं हो गई, बन गई। तो लॉस होना चाहिए था 126 का, पर एक्चुअल लॉस 126 नहीं 90 का हुआ। तो कबाड़ी को बेचने जाएंगे तो पैसा तो 90 का ही मिलेगा ना, मतलब आपको बैंक से तो 900 रुपये आएंगे। सर बचा हुआ पैसा कौन देगा, जल्दी बताओ, बचा हुआ पैसा कौन देगा? सर ये नुकसान जो नॉर्मल लॉस को हुआ है ये किसके कारण हुआ है? एबनॉर्मल गेन के कारण। तो ऑफ कोर्स ये पैसा किससे लिया जाएगा? ये पैसा एबनॉर्मल गेन से ही लिया जाएगा। 360 रुपए यहां से क्रेडिट और यहां पे 2 नॉर्मल लॉस के नाम से 360 कर दूंगा यहां से डेबिट, और बचा हुआ एबनॉर्मल गेन में ट्रांसफर कर दूंगा कॉस्टिंग पी एंड एल के अंदर। कितना आ रहा है अमाउंट निकाल लीजिए, 2376 रुपीज। ये अमाउंट में कॉस्टिंग पेनल के अंदर डेबिट कर दूंगा और ये एंट्री में नॉर्मल लॉस से एबनॉर्मल गेन में ट्रांसफर करूंगा, एबनॉर्मल गेन से नॉर्मल लॉस में ट्रांसफर करूंगा, क्योंकि नॉर्मल लॉस को डेफिसिट हो गया बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल गेन। यस, बताइए क्या ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया? इस क्वेश्चन से हमने 3 अकाउंट बनाना सीख लिए, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, और ऑब्वियसली प्रोसेस अकाउंट तो हमने अच्छे से बनाना सीख ही लिया। तो प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट भी क्लियर हो गया, नॉर्मल लॉस में क्या क्या एडजस्टमेंट होते हैं वो भी समझ में आ गया, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन में क्या क्या एडजस्टमेंट होते हैं वो भी पूरी तरह से समझ में आ गया। बताओ क्या ये पूरा का पूरा टैली हो गया है सब लोगों का? श्योर। आगे बढ़े, चलते हैं सेकेंड वेराइटी पे। ये तो सर फर्स्ट वेराइटी हो गई जहां पे नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन का। अब और कौन सी वेराइटी आ सकती है? जो ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है ना, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सिंपल है प्रोसेस अकाउंट का, लेकिन इसमें एक ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है और वो है रॉयल्टी का। एक बार आप प्लीज सब लोग क्वेश्चन को रीड करो, ये आपके क्लास के अंदर भी नोट्स में क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है। वापस बहुत ज्यादा चांस है कि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। इस क्वेश्चन में एक रॉयल्टी का पॉइंट है, तो मैं चाहता हूं एक बार आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए। फटाफट एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, क्योंकि फिर मैं आपको इसमें रॉयल्टी वाला पॉइंट याद दिलाऊंगा। ओके, सुनिए ध्यान से, मैं आपको बता दूं क्वेश्चन में हुआ क्या है। कहानी ये है क्वेश्चन में कि 16,000 क्वांटिटी जो हमने इनपुट करी ना, इसमें से क्वांटिटी आ जानी चाहिए थी, थैंक यू, धन्यवाद, इसमें से क्वांटिटी आ जानी चाहिए थी बाहर 14720, ये होना चाहिए था। और देखा जाए तो 1280 का नॉर्मल लॉस हो जाना चाहिए था। दैट वाज लाइक कि होना चाहिए था, पर बाद में क्या हुआ, सिचुएशन अलग हो गई। 16,000 क्वांटिटी में से 15,000 क्वांटिटी तो बाहर आ गई और लॉस
1000 का ही हुआ। मतलब देखा जाए तो जहां 1280 का नॉर्मल लॉस होना चाहिए था 1000 का ही लॉस हुआ। मतलब यहां पे देखा जाए तो इसमें नॉर्मल आउटपुट 14720 है और इसमें एक्चुअली एबनॉर्मल गेन है 280 यूनिट का। अगर आपने क्वेश्चन ढंग से रीड किया होगा तो आपको सिचुएशन समझ में आ गई होगी कि 16,000 में से 15,000 बाहर आ गई, मतलब लॉस 1,000 का हुआ और इस 15,000 में से नॉर्मल यूनिट्स 14720 है जबकि एबनॉर्मल गेन हो गया 280 का। जी सर, तो अब इसका करें क्या? सिंपल है सर, वही का वही एडजस्टमेंट करेंगे जो पहले कर रहे थे। पर इसमें एक बहुत शानदार पॉइंट है और वो पॉइंट क्या है कि क्वेश्चन में एक लाइन लिखी हुई है कि बाकी सब खर्चे तो लग ही रहे लेकिन एक रॉयल्टी पे करनी है 15 पैसे पर केजी की, है ना। क्वेश्चन में आप देखोगे तो लिखा हुआ है सर बाकी सब खर्चे तो वही है, मटेरियल, लेबर, बाकी सब खर्चे, बट देयर इज ए रॉयल्टी ऑफ 0.15 पर केजी एंड इट इज इनकर्ड ऑन द प्यूरिफाइड मटेरियल प्रोड्यूस्ड। ये रॉयल्टी किस पे लग रही है सर? जितनी यूनिट्स बनाई है। मतलब देखा जाए तो इस सिचुएशन में आप मुझे देख के बताओ ये रॉयल्टी कितने पे लगेगी? 14720 जो बननी चाहिए थी या 15,000 जो एक्चुअली बाहर आई है? आप मुझे बताओ रॉयल्टी लगेगी कितने पे? लगेगी 15,000 पे। लगेगी कितने पे? 15,000 पे। अब एक सेकंड में इसमें से कुछ चीजें इरेज कर देता हूं ताकि अपने को चीजें इजीली समझ में आ जाए। और कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, शानदार है, सुनना ध्यान से। यहाँ पे कैसे करेंगे वो मैं आपको समझा देता हूं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अब मजा आएगा, आप समझना यहाँ पे कहानी पूरी क्या हो रही है, समझना। यस, सुनिए यहाँ पे कहानी है कि सर मैंने बाकी सारी इंफॉर्मेशन तो फीड कर दी। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन फीड कर दी ऑलरेडी? जो क्वेश्चन में क्लियरली दी थी, जिसमें कोई नया पॉइंट नहीं है। इनपुट डाल दिया, लेबर डाल दिया, इनडायरेक्ट मटेरियल डाल दिया, एक रॉयल्टी आने वाली लेकिन रॉयल्टी वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट उसको छोड़ दिया। आउटपुट यहां से हटाया था और क्वांटिटी डाल देता हूं। आउटपुट बाहर आया है 15,000 क्वांटिटी, ये भी डाल दी। और एबनॉर्मल गेन है 280 क्वांटिटी का, ये भी डाल दिया। ये सब तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था, उसके अकॉर्डिंग मैंने पूरा फॉलो कर लिया। पॉइंट क्या है कि सर मुझे आउटपुट की कॉस्ट या एबनॉर्मल गेन की कॉस्ट निकालने के लिए पहले यहाँ पे रॉयल्टी डेबिट करनी पड़ेगी, क्योंकि रॉयल्टी डेबिट होगी तभी टोटल कॉस्ट आएगी। अब रॉयल्टी के साथ कहानी क्या है सुनना। रॉयल्टी मैंने कैश में पे करी 15,000 इंटू 0.15 के हिसाब से 2250 रुपए की। इज इट करेक्ट? ये सही है या गलत है कि मैंने रॉयल्टी 2250 रुपए पे करी? सर बिल्कुल सही है। अब कहानी ये है कि मैं जो एबनॉर्मल गेन हुआ उस पर भी रॉयल्टी पे कर रहा हूं, है ना। अब जो कॉस्ट एबनॉर्मल गेन के ऊपर लग चुकी है, जैसे शामिल में जो कॉस्ट लग चुकी है, जैसे मटेरियल लग चुका है, लेबर लग चुका है, ओवरहेड लग चुका है, इनडायरेक्ट मटेरियल लग चुका है, उसका जो एबनॉर्मल गेन है वो तो मैं सारा का सारा किसको दे रहा हूं? एबनॉर्मल गेन वाले को, कि तू ले जा। अब अगर उसके ऊपर कोई खर्चा हुआ है वो प्रोसेस क्यों बियर करेगा जब सारा का सारा फायदा एबनॉर्मल गेन को दे दिया? हम क्या करेंगे, एबनॉर्मल गेन को सारा का सारा उसका फायदा दे देंगे और बोलेंगे तू रख, मुझे नहीं चाहिए। अब उसके पास कोई तीसरा आदमी आके खड़ा हो जाए कि एबनॉर्मल गेन से मुझे पैसा लेना है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, भैया उससे मांग, क्योंकि मैं तो उसको सारा फायदा ऑलरेडी दे चुका हूं। तो इसका जो ट्रीटमेंट होगा मैंने बहुत अच्छे से शांति से क्लास में एक्सप्लेन किया था, अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि एग्जैक्टली ट्रीटमेंट क्या होगा। ट्रीटमेंट ये होगा कि हम सिर्फ यहां पे प्रोसेस अकाउंट के अंदर 14720 यूनिट्स की ही रॉयल्टी ले जाएंगे और वो आ रही है 2208। तो सर बची हुई रॉयल्टी कहां ले जाएंगे? सर बची हुई रॉयल्टी किसकी रॉयल्टी? सर एबनॉर्मल गेन के ऊपर जो रॉयल्टी लगी हुई है वो एबनॉर्मल गेन देगा, क्योंकि हम उसको सारा गेन दे चुके हैं। तो जो एबनॉर्मल गेन पे रॉयल्टी लग रही है पूरी की पूरी रॉयल्टी एबनॉर्मल गेन अकाउंट में डालेंगे। ये इस क्वेश्चन का मेन एडजस्टमेंट था। तो अब हम यहाँ पे यही करेंगे, रॉयल्टी अकाउंट में ले जाएंगे 2208
और यहां से अब हम कॉस्ट पर यूनिट निकाल देंगे रामबाण फॉर्मूला लगा के। जल्दी फटाफट आप इस क्वेश्चन की डेटा को देखिए, सारी इंफॉर्मेशन आपको लिखी हुई है। आपको रॉयल्टी मैंने बता दी कितनी लेनी है, अब आप पर यूनिट कॉस्ट निकालिए रामबाण फॉर्मूला लगा के। कितनी आ रही है जल्दी बताइए। अगर आप इसका कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे तो इसका कॉस्ट पर यूनिट आना चाहिए 1.60। तो यहां से भी हम 1.60 पे बाहर कर देंगे और एबनॉर्मल गेन को भी हम 1.60 पे बाहर कर देंगे। तो 15,000 इंटू 1.60 करिए, बताइए इधर कितना अमाउंट आएगा, 24,000। और एबनॉर्मल गेन हम 280 इंटू 1.60 करेंगे तो एबनॉर्मल गेन डेबिट कर देंगे 448 रुपीज का। अगेन बता रहा हूं मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम पूरा का पूरा गेन एबनॉर्मल गेन अकाउंट में ले जा रहे हैं। तो अगर उस एबनॉर्मल गेन के होने से कोई एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा है तो फिर वो एबनॉर्मल गेन को ही बेयर करना पड़ेगा, वो फिर प्रोसेस अकाउंट बेयर नहीं करेगा। तो हम यहां से अब यही ट्रीटमेंट करेंगे। एक तो हम डबल एंट्री लेने के लिए इधर से टू प्रोसेस कर लेंगे, जो नॉर्मल लॉस यहाँ पे हमने क्रिएट किया है इसको यहाँ पे लाके डेबिट कर देते हैं 640, और जो एबनॉर्मल गेन यहाँ पे हमने कर रखा है डेबिट, इसको यहां लाके कर देते हैं क्रेडिट बाय प्रोसेस 448। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब मैं नॉर्मल लॉस अकाउंट में क्या करूंगा, क्या मैं यहां पे बाय बैंक कर दूं, बाय बैंक 640 पूरा, बाय बैंक 640 पूरा कर दूं? नहीं 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 सर, एबनॉर्मल गेन है क्वेश्चन में, तो एबनॉर्मल गेन नॉर्मल लॉस को कुछ लाके देगा ना। बिल्कुल, आपको मैं बता दूं नॉर्मल लॉस को 500 रुपए ही मिलेंगे, 500 ही मिलेंगे। सर किस बात के 500 ही मिलेंगे? अरे क्योंकि लॉस हुआ 1000 ही है। जब 1000 ही लॉस हुआ है तो कबाड़ी से पैसा भी 1000 का ही मिलेगा। तो बचा हुआ पैसा किससे मांगेंगे, जल्दी बताओ, बचा हुआ पैसा कौन देगा? बचा हुआ 140 आपको एबनॉर्मल गेन देगा। तो नॉर्मल लॉस में कर देंगे क्रेडिट और यहां ले लेंगे टू प्रोसेस 140। ये मैंने नॉर्मल लॉस अकाउंट तो कर दिया खत्म, 140 रुपए मैंने एबनॉर्मल गेन से लेके खत्म कर दिया। अब एबनॉर्मल गेन ने 448 में से 140 रुपए तो जो उसके थे स्क्रैप के थे वो नॉर्मल लॉस को दे दिए। क्या और कोई एडजस्टमेंट बाकी है क्या, जल्दी बताओ। सर एक चीज और देनी पड़ेगी ना जो अभी तक एबनॉर्मल गेन ने नहीं दी है। क्या सर, इसके ऊपर जो रॉयल्टी लगी है कितनी? सर यहाँ देखो, एबनॉर्मल गेन के कारण कितनी रॉयल्टी लगी थी, 42 रुपीज की, वो भी यहां से दे देगा। और अब जो बचा कुचा पैसा है वो ले जाएगा वो कॉस्टिंग पीएनएल के अंदर, ये अमाउंट आ जाएगा 266 का। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का मेन पॉइंट था। एक तो रॉयल्टी कहां जाएगी ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए हम प्रोसेस अकाउंट में सिर्फ नॉर्मल यूनिट्स की रॉयल्टी को डेबिट करेंगे, एबनॉर्मल गेन पे लगने वाली एक्स्ट्रा रॉयल्टी हम प्रोसेस में डेबिट नहीं करेंगे। क्या ये बात आप लोगों को याद रहेगी कि तो सर जाएगी कहां? ऑफ कोर्स एबनॉर्मल गेन पे जो एक्स्ट्रा रॉयल्टी हमने पे करी है वो एबनॉर्मल गेन अकाउंट के अंदर ही चली जाएगी। इसके अलावा इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी पॉइंट नया या स्पेशल नहीं था। टेल मी, क्या ये बात आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ गई है? तो हम चलते हैं थर्ड वेराइटी ऑफ क्वेश्चन पे, जल्दी बताओ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बढ़ते हैं आगे और तीसरी वैरायटी लेते हैं जो कि है इसी पर्टिकुलर तरह की। और तीसरी वैरायटी में एक बहुत ही स्पेशल पॉइंट है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। पर आपको शायद क्वेश्चन देख के थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा क्योंकि इस क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत उलझाया भी था। जो बच्चे पहली बार रिवीजन देख रहे हैं, जो बच्चे क्लास में नहीं पढ़े, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे ही बच्चे हैं जो क्लास में नहीं पढ़े लेकिन रिवीजन देखेंगे तो उनको बता दूं ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। बहुत ईजी रहा है पर क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। किसी को याद आया क्वेश्चन क्या था इसके अंदर? कोई स्पेशल पॉइंट कोई बताएगा? कुछ याद आया? क्वेश्चन थर्ड, यस। एक बार पढ़ना चालू करते हैं, थोड़ा थोड़ा बच्चों को याद आ रहा है, एक बार हम पढ़ेंगे तो पूरी बात सबको समझ में आ जाएगी। देखिए, मॉडल लिमिटेड प्रोसेस कर रहा है एक तरह का मटेरियल, 3 तरह के प्रोडक्ट बना रहा है वो, एस, एम और एच। रॉ मटेरियल इनपुट करता है 1000 टन, कॉस्ट पर टन है 200 रुपए और उसमें वेजेस एक्सपेंसेस लग जाती है 87,500 के। इस क्वेश्चन का सबसे मेन पॉइंट, 50 का 5% का वेट लॉस है और स्क्रैप निकला है 50 टन का जिसकी वैल्यू भी 50 रुपए। क्वेश्चन का मैं बोलूं, क्वेश्चन की शान पत्ती देखो,
क्वेश्चन इतना शाना है ना कि उसने जानबूझ के 1000 का 5% 50 होता है और स्क्रैप भी 50 का दिया। पर मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत कंफ्यूज करेगा, क्योंकि बच्चा समझेगा कि सर 1000 टन में से ये जो है ये लॉस है और बाहर आना चाहिए 950। जबकि बता दूं, ये थॉट जो आप सोच रहे थे गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि क्वेश्चन में आपको एक जगह लिखा है 5% का वेट लॉस और फिर नीचे लिखा है 50 टन का स्क्रैप। मतलब प्रैक्टिकली यहां पे एक नहीं दो लॉसेस हैं, क्योंकि वेट लॉस कभी स्क्रैप नहीं हो सकता है। क्वांटिटी पड़े पड़े कम पड़ जाना कभी आपको स्क्रैप वैल्यू जनरेट करके नहीं दे सकता। मतलब यहां पे देखा जाए तो 1000 टन में से दो लॉसेस हैं, 50 टन का तो वेट लॉस है और 50 का स्क्रैप निकल जाता है। मतलब देखा जाए तो हमारे पास आउटपुट क्वांटिटी 1000 में से कितनी बच जाती है? 900। इस क्वेश्चन का सबसे मेन पॉइंट है, इस क्वेश्चन में एक नहीं दो तरह के नॉर्मल लॉसेस हैं। क्वेश्चन ऑलरेडी इतना टिपिकल है कि उन्होंने एबनॉर्मल लॉस तो दिया ही नहीं, पर इस क्वेश्चन में एक नहीं कितने तरह के नॉर्मल लॉस दे दिए? दो तरह के नॉर्मल लॉस दे दिए। ये पहली बात अपने को अच्छे से ध्यान रखनी है। दूसरी बात अगर हम देखेंगे तो सेकंड में भी ऐसा कैसे है, थर्ड में भी ऐसा कैसे है, दो तरह के लॉसेस दिए, वो तो अपन समझ लेंगे। नीचे इस क्वेश्चन का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हैं 17,500 और 10,000। बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये तो किसी एक प्रोसेस के नहीं दिए, तो इसको हम एस, एम और एच में कहां बांटेंगे? ये एक और कंफ्यूजन बच्चों को इस क्वेश्चन में आ सकता है। मैं आपको क्लियरली बता दूं, प्रोसेस अकाउंट में सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड्स तक के खर्चे आते हैं। मैनेजमेंट और सेलिंग एक्सपेंसेस हमेशा हम P&L अकाउंट या फिनिश गुड्स अकाउंट के अंदर डेबिट करते हैं। हमें यहाँ पे P&L अकाउंट या फिनिश गुड्स अकाउंट भी बनाना रहेगा। एक्चुअली मैनेजमेंट और सेलिंग एक्सपेंसेस पूरे के पूरे वहां पे जाके डेबिट हो जाएंगे, हम उसे प्रोसेस अकाउंट में डेबिट करेंगे ही नहीं। तो बच्चा जो कंफ्यूजन होता है कि सर SMH में कैसे बांटें, तो आपको मैनेजमेंट और सेलिंग एक्सपेंसेस को SMH में बांटने की जरूरत ही नहीं है। वो सीधे प्रोसेस में नहीं आते हैं, वो सीधे कंपनी के P&L में जाते हैं। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्वेश्चन में एक और दिया हुआ है कि सर जो भी आउटपुट आ रहा है एस प्रोसेस का, वो बोल रहे हैं 2/3 प्रोसेस 1 का आउटपुट आगे जा रहा है और बचा हुआ यहां से बिक रहा है। और कितने में बिक रहा है? 350 रुपए में बिक रहा है। मैंने आज ही रिवीजन में स्टार्टिंग में जब फॉर्मेट बताया था, तो आप याद करो मैंने फॉर्मेट में ये बात बताई थी कि जो यूनिट आगे बिकेगी या जो यूनिट आगे ट्रांसफर होगी या आगे बिकेगी, सब कॉस्ट पे ही बाहर होगी। बस ये फर्क होगा कि जो ट्रांसफर होगी उसे हम लिखेंगे बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस सेकंड। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो फर्स्ट प्रोसेस का आउटपुट आ रहा है 900 का। फर्स्ट प्रोसेस का आउटपुट कितना आ रहा है? 900 का। तो 900 का 2/3 600 तो कॉस्ट पे बाहर हो जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस के लिए बाय ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। और 1/3 300 यूनिट जो बिकेगी उसको हम ले जाएंगे बाय कॉस्टिंग P&L। पर दोनों को बाहर कॉस्ट पे ही करेंगे। ध्यान रखना, प्रोसेस अकाउंट में हम प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, प्रॉफिट हम बुक P&L के अंदर करेंगे। तो प्रोसेस अकाउंट पे कॉस्ट जो सेल होगा वो भी कॉस्ट पे ही बाहर होगा और उसका सेल वैल्यू P&L में क्रेडिट होगा और उसका प्रॉफिट P&L में रिकॉर्ड होगा। कॉस्ट पे हम उसको, प्रोसेस में हम उसको कॉस्ट पे ही पूरा बाहर करेंगे। यह बात आपको ध्यान रहेगी। तो मतलब देखा जाए तो इस क्वेश्चन के अंदर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। पहला तो 2 तरह के लॉसेज हैं, दूसरा मैनेजमेंट और सेलिंग एक्सपेंसेस को बांटना नहीं है, P&L में ले जाने का है, और तीसरा जो माल प्रोसेस से बिक भी रहा है ना, तो उसे कॉस्ट पे बाहर करके उसे कॉस्टिंग P&L से ही हम बाहर करेंगे। ठीक है सर, ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो मैं आपको इसका एक बार सॉल्यूशन दिखा देता हूं, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। पहले बताओ जो तीनों पॉइंट बताया क्या है, पूरी तरह सबको समझ में आ गए? तो फिर हम सॉल्यूशन देखना चालू करते हैं। तो हम इसका सॉल्यूशन देखना चालू करते हैं। अगर आप प्रोसेस 1 देखोगे तो हमने ऊपर क्वेश्चन में ही पढ़ा था 1000 टन 200 रुपए के हिसाब से आया तो 2 लाख रुपए और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 87,500। आप देखोगे तो मैंने मैनेजमेंट और सेलिंग एक्सपेंसेस प्रोसेस अकाउंट में डेबिट किए ही नहीं है, क्योंकि वो प्रोसेस में आते ही नहीं है। प्रोसेस में फैक्ट्री ओवरहेड के बाद की कॉस्ट नहीं आती है। ओके, अब आप देखेंगे तो 2 तरह के नॉर्मल लॉस भी हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिए। एक तो है वेट लॉस जिसकी स्क्रैप वैल्यू 0 है, एक है स्क्रैप जिसकी 50 रुपए की स्क्रैप वैल्यू दी हुई है। अब जो 900 यूनिट बाहर आई
हमने इसकी सबसे पहले क्या करी, पर यूनिट कॉस्ट निकाली। अगर हम रामबाण फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मैं बार बार आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको रामबाण फॉर्मूला आता है। तो हम जब रामबाण फॉर्मूला निकालेंगे तो इसकी पर यूनिट कॉस्ट आएगी 316.67। तो जो 600 यूनिट आगे जा रही है वो भी 316.67 पे बाहर हो जाएगी, और जो 300 पीएनएल में जा रही है वो भी 316.67 पे बाहर हो जाएगी, और आपका प्रोसेस अकाउंट टैली हो जाएगा। सर स्क्रैप का परसेंट दिया होता तो 950 पे लगता है, 1000 पे लगता। अब वो अगेन डिपेंड करता है क्वेश्चन में किस तरीके से लिखा हुआ था, वो आफ्टर इवेपोरेशन लॉस स्क्रैप हुआ है ऐसे लिखा हुआ था या नहीं था। जैसे लॉजिकली देखा जाए तो 950 पे ही स्क्रैप निकलना चाहिए। कारण ये है कि जो क्वांटिटी उड़ गई उस पर स्क्रैप कैसे बाहर आएगा, तो लॉजिकली तो यही होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन में स्क्रैप क्वांटिटी नहीं दी होती, स्क्रैप भी परसेंटेज पे दिया होता, तो हम पहले इवेपोरेशन लॉस हटाते और बची हुई क्वांटिटी पे फिर हम स्क्रैप निकालते। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही करते हैं हम। पर क्वेश्चन में हमको अभी स्क्रैप क्वांटिटी क्लियरली दी हुई है। ये बताओ, प्रोसेस 1 सब लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि प्रोसेस 2 भी एग्जैक्टली ऐसे ही बनेगा, प्रोसेस 3 भी एग्जैक्टली ऐसे ही बनेगा। अब मुझे बताओ, प्रोसेस 1 से प्रोसेस सेकंड में क्या जाएगा? प्रोसेस 1 से कुछ सेकंड में जाएगा क्या? कौन सा वाला अमाउंट जाएगा? सर सिर्फ ये वाला जाएगा। अच्छा, तो सर फिर इस वाले का क्या होगा? बताओ, ये जो 300 क्वांटिटी है इसकी कॉस्ट कहाँ जाएगी? क्या ये प्रोसेस सेकंड में जाएगी या पीएनएल में जाएगी? सर ये वाला अमाउंट हम पीएनएल में ले जाएंगे और ये वाला अमाउंट हम प्रोसेस सेकंड में ले जाएंगे। ठीक है साहब, तो हम प्रोसेस सेकंड में लेके आ गए ये वाला अमाउंट, फिर यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग वेजेस और वो लगी वो ले लिया। यहाँ का नॉर्मल लॉस लिखा हुआ है सर इनपुट का 10%, तो 660 ले लिया। वो वेट लॉस है तो उसकी स्क्रैप वैल्यू 0 ले ली। जो स्क्रैप था वो 50 रुपए का था, उसकी स्क्रैप वैल्यू 1500 ले ली। अब अगर हम 600 में से 60 और 30 माइनस करेंगे तो 90 माइनस होने के बाद बचेगा 510, 510। अब उन्होंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सेकंड प्रोसेस का आधा आउटपुट आगे जाता है और आधा बिक जाता है, तो मतलब 510 का हमको करना पड़ेगा आधा आधा। 255 इसकी रामबाण फॉर्मूले से कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी 447। 255 तो आगे चला जाएगा और 255 यहां से बिक जाएगा। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि प्रोसेस 1 और प्रोसेस सेकंड एक जैसा है। अब मुझे बताओ थर्ड में क्या जाएगा? सर थर्ड में ये वाली जाएगी 255 114, तो थर्ड में 114 चला गया। वेजेस ले ली, अगेन यहाँ पे भी नॉर्मल लॉस दिया हुआ है 20% का, तो 255 का 20% 51, स्क्रैप भी दिया हुआ है 51 50 रुपए का। अब उन्होंने बोला है जो भी क्वांटिटी प्रोसेस 3 में आती है सब बिक जाती है, तो 153 क्वांटिटी जो आई उसका रामबाण फॉर्मूले से कॉस्ट निकाल के इसको भी कॉस्टिंग पेंडल के अंदर अपन ले गए। बताओ, थर्ड प्रोसेस भी समझ में आ गया सब लोगों को? सेम है, एग्जैक्टली सेम है। यस, फाइनली हम आ गए पीएनएल पे। तो जो तीनों अकाउंट हमने प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3 से ट्रांसफर किए थे, जो बिके हैं उनको हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया, और उन्हीं क्वांटिटी को हमने सेल वैल्यू पे क्रिएट कर दिया, तो हमारी सेल्स आ गई। जैसे प्रोसेस 1 की कॉस्ट हमने यहां से ले ली थी 95,000 जो बिका, और प्रोसेस 1 का सेल वैल्यू आप देखोगे तो प्रोसेस 1 का सेल वैल्यू दिया हुआ है 350 रुपए का, तो 350 इंटू जो क्वांटिटी हमारी बिकी थी 300, वो हमने यहाँ पे लेके सेल्स क्रिएट कर दिया। सेकंड वाले में भी ऐसे ही करा और थर्ड वाले में भी सेम ऐसा का ऐसा मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। पर आप एक चीज नोटिस करोगे, मैंने 2 चीजें और पीएनएल के अंदर डाली है जो हमने प्रोसेस में नहीं डाली थी। याद आया क्यों नहीं डाली थी? हमने प्रोसेस में इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि इन दोनों को हम कॉमन एक्सपेंसेस हैं, ये प्रोसेस में नहीं जाते, प्रोसेस में सिर्फ फैक्ट्री ऑडिट तक के खर्चे आते हैं, तो ये पीएनएल में से माइनस कर दिए। तो इस क्वेश्चन में लॉस आ रहा है 3760 का। अब बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? सबको आ गया? सबको आ गया हो तो हम अगली वैरायटी पे चले। पूरा याद आ गया? वैभव बोल रहा है सर हमको तो पूरा याद आ गया। तो अपने को याद नहीं करना है, अपने को प्रैक्टिस भी करनी है। तो जो मैं आज बता रहा हूं वो सारे क्वेश्चंस आपको एक बार घर पे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब जाके 100% कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि सिर्फ बता देने से मजा नहीं आएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस आपको घर पे एक बार करनी पड़ेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं और चौथी वैरायटी पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मैं आपको बता दूं, ऐसा क्वेश्चन अभी रिसेंटली एक एग्जाम में आया हुआ है, आई थिंक जुलाई 21 या जनवरी 21 में इस वैरायटी का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ये हमारे नोट्स के अंदर भी है, हमारे रिवीजन के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन की खास बात क्या है मैं आपको बता देता हूं। इस क्वेश्चन की कहानी समझाता हूं, इस क्वेश्चन में हुआ क्या है। इस क्वेश्चन में फर्स्ट प्रोसेस की सारी इंफॉर्मेशन दी है,
सेकंड प्रोसेस की सारी इंफॉर्मेशन दी है, तो फर्स्ट और सेकंड प्रोसेस तो इजीली बन जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में थर्ड प्रोसेस का नॉर्मल लॉस परसेंटेज नहीं दिया। मतलब थर्ड वाली प्रोसेस जो है ना, उसमें नॉर्मल लॉस है, पर हमको बोल दिया कि नॉर्मल लॉस कितना है वो निकालो, पर उन्होंने उल्टा पर यूनिट कॉस्ट कितनी है वो दे दी। मतलब पर यूनिट कॉस्ट तो दे दी, लेकिन नॉर्मल लॉस का परसेंटेज नहीं दिया। तो अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे आप मुझे सोच के बताओ। फर्स्ट इजीली बन जाएगा, सेकंड इजीली बन जाएगा, मेन इसमें थर्ड है। थर्ड में आके कहानी ये है कि कॉस्ट पर यूनिट कितना आ रहा है वो तो दे दिया, पर नॉर्मल लॉस का परसेंटेज नहीं दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये मेरा आप लोगों से सवाल है। ट्रिक बताओ, क्या ट्रिक यूज करूंगा। हिमांशी बोल रही है फॉर्मूले के थ्रू करेंगे, एक्स रख के करेंगे। अंशिका बोल रही है कैसे करेंगे। एक्चुअली यस, हमको रामबाण फॉर्मूले में नॉर्मल लॉस को एक्स मान के सॉल्व करना रहेगा बस। रामबाण फॉर्मूला जो हम प्रोसेस 3 का पुट करेंगे ना, तो प्रोसेस 3 का फॉर्मूला पुट करके उसमें जब नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी को एक्स रख देना, बस हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो जी। हाँ, मैं आपको बताता हूं, हमने जो सॉल्यूशन है उसमें भी यही किया। फर्स्ट प्रोसेस इजीली बना दिया, मैं नहीं बता रहा कैसे बनाना क्योंकि बहुत इजी है। सेकंड प्रोसेस इजीली बना दिया क्योंकि यहां तक कोई खास बात नहीं थी, एकदम बेसिक था। थर्ड प्रोसेस में ध्यान रखना, थर्ड प्रोसेस में जो प्रोसेस 2 से इनपुट आया वो ले लिया, सन्ड्री एक्सपेंसेस, लेबर, ओवरहेड ले लिए, लेकिन हमें ये चीज मिसिंग थी, ये मिसिंग था, ये नहीं दिया था। पर हाँ, ये भी नहीं पता था हमें कितनी क्वांटिटी आउटपुट है, बस हमें ये पता था कि जो आउटपुट है उसकी 1 यूनिट की कॉस्ट 8 रुपए, बस ये पता था हमको। सर वो 8 रुपए कैसे निकली, क्वेश्चन में दिया था कि आउटपुट की सेल वैल्यू 10 रुपए और प्रॉफिट 2 रुपए, तो आउटपुट की 1 यूनिट की कॉस्ट 8 रुपए। तो अपने को यह पता चल गया था कि हमारा जो प्रोसेस 3 का आउटपुट है उसकी 1 यूनिट की कॉस्ट 8 रुपए। तो हमने क्या किया, हमने रामबाण फॉर्मूला पुटअप कर दिया। ये जो हमारी टोटल कॉस्ट आ रही है ये यहाँ पे रख दी 68208। हमें क्वेश्चन में एक और चीज दी थी कि नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू 1 रुपए, तो हमने इसको मान लिया x। तो यहाँ पे हमने रामबाण फॉर्मूले में 68208 की कॉस्ट रखी, माइनस x इंटू 1 कर दिया, तो हमें नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू माइनस हो गई। नीचे भी हमने यूनिट्स में से माइनस x कर दिया और बस x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, वो आ गई 679। तो यहाँ पे 679 की मेरी x की वैल्यू आ जाएगी, और 9120 क्वांटिटी में 679 हमारा अगर नॉर्मल लॉस हो जाता है तो आप बताओ हमारे पास आउटपुट की क्वांटिटी कितनी बच जाती है। आउटपुट की क्वांटिटी निकाल लीजिए कितनी आ रही है, 9120 माइनस 679 कर लीजिए, बताइए आउटपुट की क्वांटिटी कितनी आ रही है, कितनी आ रही है आउटपुट की क्वांटिटी निकालिए। 9120 माइनस 679, 8441 ये आउटपुट हो जाएगा। और परसेंटेज में अगर नॉर्मल लॉस निकालना है तो 679 डिवाइड बाय 9120 कर देंगे तो परसेंटेज में 7.44% आ जाएगा। ये एक और वैरायटी का क्वेश्चन बनता है, कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन के अंदर, सिंपल प्रोसेस अकाउंट फॉलो करना था। तीसरी प्रोसेस में जाके फाइनली आपको सिर्फ नॉर्मल लॉस को एक्स रखना है और आपका पूरा क्वेश्चन बन जाता है। इतना इजी क्वेश्चन था। बताइए साहब, किसी को कोई आपत्ति है इस क्वेश्चन के अंदर, जल्दी बताइए, क्या किसी को कोई आपत्ति है इस क्वेश्चन के अंदर की पूरा समझ में आ गया सब लोगों को? आ गया, डन। तो एक तो बताया ये वैरायटी हो गई। इस वैरायटी में हमने सारे नॉर्मल अकाउंट बना लिए, जैसे प्रोसेस, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, रिवर्स कैलकुलेशन, 2 तरह के लॉसेस, P&L, कुछ बिक रहा है कुछ आगे जा रहा है, मैनेजमेंट सेलिंग एक्सपेंसेस का क्या होगा, रॉयल्टी का हो गया, सब वैरायटी पढ़ ली जो कि एक बेसिक क्वेश्चन या फिर एक वैरायटी के क्वेश्चन एग्जाम में जो आते हैं वो पढ़ लिए। और मैं आपको बता दूं 7 में से कम 3 या 4 एग्जाम में इन्हीं वैरायटी के क्वेश्चन आए जो मैंने अभी आपको करवाए। यस, मैंने क्लास में भी एक बार आपको सारे पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन करवा रखे हैं, तो उसमें आप जाके देखोगे तो सारे के सारे इसी वैरायटी के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। कम से कम 7 में से 3 या 4 अटेम्प्ट में यही वैरायटी यही है जो हमने 4-5 क्वेश्चंस किए उसमें से। अब हम एक नेक्स्ट वैरायटी पे चलते हैं और नेक्स्ट वैरायटी कहलाती है इक्विवेलेंट यूनिट्स वाला कॉन्सेप्ट। क्या ये आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा है? क्या आपको इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट याद आ रहा है? अब मैं आपको याद दिलाता हूं कि अब इसमें कौन सी वैरायटी बनेगी, सुनना ध्यान से। अब जो हम क्वेश्चंस करने वाले ना इसके बाद, इसमें हमें ना WIP के वैल्यूएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले, वैल्यूएशन ऑफ WIP। और आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं कि जब वैल्यूएशन ऑफ WIP की बात आती है तो पहली बात हमारे मॉड्यूल में
दो मेथड्स दी हुई है, एक है फीफो और दूसरी है वेटेड एवरेज, अगर आपको याद हो तो। दो मेथड्स दी हुई है, एक है फीफो और दूसरी है वेटेड एवरेज। क्या सर इसके अलावा और कोई मेथड है? नहीं, दो ही मेथड है। फीफो में जो कॉन्सेप्ट था वो ये बोलता था कि अगर आपको फीफो में पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है तो हमें सिर्फ करंट ईयर की कॉस्ट लेनी है और उसको करंट ईयर के इक्विवेलेंट प्रोडक्शन से डिवाइड कर देना है। ये फीफो का कॉन्सेप्ट था। फीफो क्या बोलता था? सिर्फ इस साल की कॉस्ट लो और नीचे सिर्फ इस साल की यूनिट से डिवाइड कर दो। मतलब हम जो काम पहले कर चुके हैं, जो प्रीवियस ईयर का काम कर दिया, वो हम कभी स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स में कंसीडर नहीं करते थे। वेटेड एवरेज बोलता है ऐसा मत करो। वेटेड एवरेज बोलता था कि जो कॉस्ट पिछले साल लग चुकी है वो भी ले लो और जो कॉस्ट इस बार लगी है वो भी ले लो। डिवाइड में जो यूनिट्स पिछली बार काम हो चुका है वो भी ले लो और जो यूनिट का करंट ईयर का प्रोडक्शन है वो भी ले लो। मतलब एवरेजिंग ये बोलता था कि ओपनिंग और करंट सारा काम ले लो जो अभी तक हुआ है, जो कि चाहे ओपनिंग में हुआ हो चाहे इसमें हुआ हो, पूरा काम अपने को लेना है। ये फर्क था दोनों मेथड के अंदर, अगर आपको याद आ रहा हो तो। अब मैं आपको बताता हूं वैल्यूएशन ऑफ डब्ल्यूआईपी के क्वेश्चंस के अंदर 4 स्टेप्स में क्वेश्चन होता था। ये भी मैं आपको याद दिला देता हूं। सबसे पहली स्टेप होती है हम इसमें इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालते हैं। फीफो से निकालेंगे तो सिर्फ करंट ईयर का काम लेंगे, एवरेज से निकालेंगे तो ओपनिंग और करंट ईयर दोनों का काम ले लेंगे। ये पहला काम करेंगे। दूसरा, हम इस तरह के क्वेश्चन के अंदर सेकंड जो स्टेटमेंट बनाते हैं या सेकंड स्टेप जो होती है वो होती है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, जहां पे हम पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं। उसमें हम इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। तीसरा जो स्टेप होता है ना किसी भी इक्विवेलेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो तीसरा स्टेप होता है स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन, जहां पे हम आउटपुट की, एबनॉर्मल लॉस की या एबनॉर्मल गेन की और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी की वैल्यू निकालते हैं। आउटपुट की, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी की वैल्यू निकालते हैं। और जनरली कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल तरीके से निकालते हैं। इक्विवेलेंट यूनिट्स को पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके वैल्यूएशन करते हैं। जो भी हमने यूनिट्स कैलकुलेट की हुई इक्विवेलेंट, उसको उस पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते जाते हैं, मटेरियल की, लेबर की, ओवरहेड की, और उससे उसका पूरा वैल्यूएशन भी कर देते हैं। और चौथा और आखिरी स्टेप बहुत ही इजी होता है किसी भी इक्विवेलेंट के क्वेश्चन का, और वो होता है प्रोसेस अकाउंट प्रिपेयर करने का। तो अगर आपको याद हो तो किसी भी किसी भी इक्विवेलेंट का क्वेश्चन या किसी भी प्रोसेस का डब्ल्यूआईपी का क्वेश्चन अगर अपने को सॉल्व करना है तो 4 प्रोसेस में पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। पहले हम स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालते हैं, दूसरा हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट निकालते हैं, तीसरा हम स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन निकालते हैं, और चौथा हम बनाते हैं प्रोसेस अकाउंट। पहले बताओ क्या ये आपको थोड़ा सा याद आ रहा है? हमने कैसे क्वेश्चंस किए थे इक्विवेलेंट के? 4 स्टेप्स आपको थोड़ी थोड़ी याद आ रही? बड़े बड़े क्वेश्चंस होते थे, बड़े बड़े साइज के, पर अल्टीमेटली मैंने बोला था एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। 4 स्टेप्स के अंदर हमको सारा क्वेश्चन करना रहता है। याद आ रहा है क्या आप लोगों को? यस। अब इसमें मेजर पॉइंट्स क्या क्या थे वो भी मैं आपको पहले रिवाइज करवाता हूं। एक तो हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि स्क्रैप वैल्यू को डिडक्ट कहां से करेंगे। किसी को याद है स्क्रैप वैल्यू को डिडक्ट कहां से करेंगे? मटेरियल से, लेबर से या ओवरहेड से? किस में से स्क्रैप वैल्यू को डिडक्ट करेंगे ये मैंने आपसे बताया था। किससे माइनस करेंगे? ध्यान रखना, हमेशा स्क्रैप वैल्यू डिडक्ट होगी मटेरियल से। और उसमें भी अगर M1 और M2 दो तरह के मटेरियल दिए हुए हैं तो कहां से माइनस होगी? ध्यान रखना, M1 से। ये भी ध्यान रखना, अगर अपने को स्क्रैप वैल्यू माइनस करनी है और हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना के स्क्रैप वैल्यू माइनस करते हैं तो कहां से माइनस करेंगे? सिंपल है, अगर अपने को मटेरियल से ही माइनस करना है और मटेरियल भी दो तरह के दिए हुए तो हमेशा किससे माइनस करेंगे? M1 से। ये बात ध्यान रखना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात अपने को ध्यान रखनी है कि अगर क्वेश्चन में लिखा है नॉर्मल लॉस परसेंटेज ऑन, सिर्फ इनपुट वर्ड हुआ है, तो अपन मान के चलना कि वो किसकी बात कर रहे हैं? करंट इनपुट की। अगर क्वेश्चन में लिखा है नॉर्मल लॉस परसेंटेज ऑन
टोटल इनपुट, तो आप मान के चलना कि वो किसकी बात कर रहे हैं सर, वो ओपनिंग WIP प्लस करंट, दोनों पे नॉर्मल लॉस परसेंटेज की बात कर रहे हैं। और अगर नॉर्मल लॉस परसेंटेज लिखा हुआ है प्रोडक्शन के ऊपर, तो वो फिर किसकी बात कर रहे हैं मैं आपको बता दूं। प्रोडक्शन कहां से निकलेगा, प्रोडक्शन निकलेगा ओपनिंग WIP प्लस इनपुट माइनस क्लोजिंग WIP। तो ये ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस है तो प्रैक्टिकली तीन तरह से दिए जाएंगे, या तो बोलेंगे 10% ऑन इनपुट, या बोलेंगे 10% ऑन टोटल इनपुट, या बोलेंगे 10% ऑन प्रोडक्शन। तो इनपुट बोले हैं तो करंट इनपुट का 10% निकाल देना, अगर टोटल इनपुट बोले हैं तो ओपनिंग प्लस करंट का 10% निकाल देना, और प्रोडक्शन बोले तो ओपनिंग प्लस इनपुट माइनस क्लोजिंग का प्रोडक्शन निकाल के उसका 10% नॉर्मल लॉस निकाल देना। ये एक और इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो भी मैं आपको बता देता हूं। सर क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो कौन सी मेथड लेनी है, फीफो या एवरेज, इसके पीछे का भी लॉजिक है। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग WIP के कंप्लीशन गिवन है, लेकिन ओपनिंग WIP के कॉस्ट का अलग अलग सेपरेशन कितना है वो गिवन नहीं है। मतलब हमको ये पता है कि सर ओपनिंग में मटेरियल कितना परसेंट कंप्लीट है, लेबर कितना परसेंट कंप्लीट है, ओवरहेड कितना परसेंट कंप्लीट है, पर ओपनिंग में जो कॉस्ट लगी है 10,000 की, उसका बाइफरकेशन नहीं है कितना मटेरियल का है, कितना लेबर का है, कितना ओवरहेड का है। अगर ऐसी सिचुएशन दी है तो आप एक मेथड यूज कर सकते हो, एक ही कर सकते हो, और वो कौन सी है, फीफो। आप इस केस में एवरेज मेथड नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। लेकिन हां, अगर क्वेश्चन में उल्टा हो जाए, ओपनिंग WIP के कंप्लीशन गिवन नहीं है पर ओपनिंग WIP की कॉस्ट का बाइफरकेशन या अलग अलग कॉस्ट का सेपरेशन अवेलेबल है, तो ऑफ कोर्स वाइस वर्सा सिचुएशन हो जाएगी। आप एवरेज यूज कर सकते हो लेकिन आप फीफो यूज नहीं कर सकते, ये भी ध्यान रख लेना। सर अगर सब कुछ गिवन है, दोनों ही चीजें गिवन है, तो ऑफ कोर्स क्वेश्चन फिर आपको बोलेगा कि कौन सी मेथड यूज करना है, क्योंकि अगर नहीं बोलेगा तो एग्जाम में सजेस्टेड में फिर दोनों मेथड से क्वेश्चन आंसर आएगा। अगर क्वेश्चन ने मेथड नहीं बोली और सब इंफॉर्मेशन गिवन है तो ICAI को दो आंसर्स देने पड़ेंगे, फीफो से भी और एवरेज से भी। मैं आपको रिकमेंड करके आऊंगा एवरेज करके आ जाना, क्योंकि वो इजी होता है। एवरेज इज कंपेरेटिवली इजी देन फीफो, इट इज इजियर देन फीफो। सो अगर क्वेश्चन इज साइलेंट ना, क्वेश्चन में सब दिया हुआ है लेकिन क्वेश्चन साइलेंट है, ऑलवेज गो फॉर एवरेज। बताओ यहां तक की सारी बातें क्लियर हो गई, यस और नो? यस। तो हम पहले बताए इजी मेथड से चालू करेंगे, और आपको पता है इजी मेथड कौन सी है, इजी मेथड कौन सी है, इजी मेथड कौन सी है, इजी मेथड है एवरेज। तो हम पहले क्वेश्चन देखेंगे एवरेज का, और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं एग्जाम में आया हुआ है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये क्वेश्चन नोट्स में भी है, ये क्वेश्चन मॉड्यूल में भी है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया है। ये एवरेज मेथड का बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 है हमारे रिवीजन नोट्स में, क्लास नोट्स में शायद कुछ और होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या खास बात है सर, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले कैसे पता सर आपको कि इसमें एवरेज लग रहा है, मैं आपको बताता हूं। यहां से देखिए, इसमें ओपनिंग WIP के कॉस्ट के टुकड़े दिए हुए कि ओपनिंग WIP में मटेरियल 80,000 का लगा, लेबर 15,000 का लगा और ओवरहेड्स 45 के लगे, पर ओपनिंग WIP में मटेरियल के परसेंटेज कंप्लीशन गिवन नहीं है। ओपनिंग WIP के मटेरियल के परसेंटेज कंप्लीशन गिवन नहीं है, और जब ओपनिंग WIP के मटेरियल के परसेंटेज कंप्लीशन गिवन नहीं होते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था अगर ओपनिंग WIP के कंप्लीशन गिवन नहीं होते हैं तो हम कौन सी मेथड लगा सकते हैं, एवरेज। लेकिन यहाँ पे फीफो नहीं लगा सकते, मतलब क्लियरली दिख रहा है क्वेश्चन 5 में एवरेज मेथड लग सकती है, क्वेश्चन 5 में फीफो मेथड नहीं लग सकती, क्योंकि हमको ओपनिंग के मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड का परसेंटेज कितना कितना परसेंट कंप्लीट है वो गिवन नहीं है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? तो हमको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही समझ में आ जाएगा कि हमें कौन सी मेथड लगानी है। ओके सर, ओपनिंग का क्वांटिटी दिया है 2000 और ओपनिंग कॉस्ट दे रखी है 80,000, 15,000 और 45,000। मटेरियल दिया हुआ है
38,000 हमने और इनपुट कर दिया, ठीक है साहब, ये भी कर दिया हमने। कितना इनपुट कर दिया? 38,000। तो हमारे पास 2,000 पहले से, हमने 38,000 और इनपुट कर दिया, मतलब टोटल क्वांटिटी इनपुट हो जाएगी 40। इस बार की भी कॉस्ट दी है, तो ओपनिंग कॉस्ट दी हुई है, ये इस बार की कॉस्ट दी है 1480, 359 और 1077, ये इस बार कॉस्ट लगी। अब आप देखिए यूनिट स्क्रैप है 3000, यूनिट स्क्रैप है 3000, जबकि नीचे लिखा हुआ है 5% ऑफ टोटल इनपुट इंक्लूडिंग WIP। आई मैंने ऊपर बताया था टोटल इनपुट वर्ड यूज करें मतलब अपने को 5% किसका निकालना है? सिर्फ करंट का या ओपनिंग और करंट दोनों का? करंट का या ओपनिंग करंट दोनों का? सर दोनों का। तो आप दोनों को प्लस कीजिए, 2000 प्लस 38,000। बताइए सबसे पहले आपकी टोटल क्वांटिटी कितनी आ रही है? 40। 40 का 5% मतलब नॉर्मल लॉस कितना आना चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर? सर 2000 का। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में एक चीज और दी है, एबनॉर्मल लॉस। कितने का एबनॉर्मल लॉस दिया है? 1000 का। ये भी क्लियर है। और मैं आपको बता दूं ये लॉस के कंप्लीशन भी गिवन है, ये एबनॉर्मल लॉस में काम आएंगे। एबनॉर्मल लॉस में हम लॉस का कंप्लीशन भी डालते हैं, तो ये एबनॉर्मल लॉस में हमको बहुत काम आने वाला है, ठीक है। WIP भी दिया हुआ है 100% और 80% का मटेरियल और लेबर ओवरहेड्स यहाँ पे है, और आउटपुट भी दिया है 35,000 का बाहर हो रहा है। स्क्रैप वैल्यू भी दे रखी है 20 रुपए पर यूनिट। आप मुझे बताओ स्क्रैप वैल्यू कहाँ से माइनस करेंगे? अगर हम कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे तो स्क्रैप कहाँ से माइनस करेंगे? मटेरियल से, लेबर से, ओवरहेड से, ऑलवेज फ्रॉम मटेरियल। याद रहेगी ये बात भी आपको? वेरी नाइस। 4 स्टेप फॉलो करनी है। चलिए अब मैं 1 मिनट थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ सॉल्यूशन में से, ताकि हमको मजा आएगा सॉल्व करने में। थोड़ी सिचुएशन में इरेज कर देता हूँ तो मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। बस अब देखिएगा आप, सबसे पहला स्टेप होता है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट का। देखो फॉर्मेट आपके सामने, पहली स्टेप होती है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स की, ठीक है सर। हमारे पास ओपनिंग क्वांटिटी है 2000 और हमारे पास इस बार की क्वांटिटी है 38,000। ओवरऑल क्वांटिटी हमारे पास आ गई 40,000। ये हम सॉल्व कर रहे हैं एवरेज मेथड से। अब एवरेज मेथड की खास बात ये होती है कि एवरेज मेथड, अभी हमने ऊपर एक फॉर्मूला देखा था, एवरेज मेथड सारे काम को ले लेता है जो पहले हुआ है या अभी हुआ है। मतलब हमारे पास जो ये आउटपुट दिया हुआ है 35,000 का, और जो हमारे पास क्लोजिंग WIP दिया है, जो एबनॉर्मल लॉस दिया है, हमको सारी यूनिट काउंट करनी है, क्योंकि जो प्रोडक्ट इस बार बना हो या जो प्रोडक्ट पहले बना हो, आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें सारा आउटपुट लेना है, चाहे इस बार बनाओ चाहे पिछली बार बनाओ। फीफो में ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता, क्योंकि फीफो में फिर आउटपुट में से देखना पड़ता कितना पिछली बार से चल रहा है, लेकिन इसमें हमको दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमको जितनी यूनिट हमने बनाई है सब लेनी है, चाहे इस बार बनी हो या पिछली बार बनी हो। तो सर आउटपुट हम ले लेंगे पूरा 35,000, और सर आउटपुट तो 100% पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये तो आउटपुट हो चुका है, मतलब इसमें तो पूरा का पूरा काम ऑलरेडी हो ही चुका है। बताओ यहां तक सब लोगों को समझ में आया या नहीं आया? यस। नॉर्मल लॉस दिया है 2000 का, एबनॉर्मल लॉस दिया है 1000 का, और क्लोजिंग WIP भी क्वेश्चन में दिया है 2000 का। सबसे पहले हम ये टैली कर लेंगे कि यहां पे भी 40,000 क्वांटिटी टोटल हो जानी चाहिए। अगर ये टोटल दोनों से मैच नहीं हो रहा है, मतलब आपने क्वांटिटी का हिसाब सही नहीं लगाया है। अगर इनपुट 40 हुआ है तो ओवरऑल क्वांटिटी का हिसाब भी 40 हो जाना चाहिए। हो गया सर? अब आगे बोलो सर नॉर्मल लॉस का क्या करें? नॉर्मल लॉस में क्या परसेंटेज कंप्लीशन लेंगे ऊपर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो? जी नहीं, याद करो नॉर्मल लॉस के लिए मैंने बोला था कि नॉर्मल लॉस को हम भाव ही नहीं देंगे, क्योंकि अभी भाव दो और बाद में जाके उसको कॉस्ट पर यूनिट में से माइनस कर दो। इससे अच्छा नॉर्मल लॉस को जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। कभी भी नॉर्मल लॉस इक्विवेलेंट स्टेटमेंट में काउंट ही नहीं होता है, वहां हमेशा आप डैश लगा दीजिएगा। एबनॉर्मल लॉस जरूर काउंट होता है। तो सर एबनॉर्मल लॉस हम लेंगे, लेकिन एबनॉर्मल लॉस का स्क्रैप कंप्लीशन दिया हुआ है वो लेंगे 100% और 80%। ये ले लेंगे हम यहाँ पे 1000 क्वांटिटी, और यहाँ पे आ जाएगी 800 क्वांटिटी। क्लोजिंग WIP का भी स्क्रैप कंप्लीशन क्वेश्चन में लिखा हुआ है 100 और 80%, वो भी एज इट इज ले लेंगे 2000, और यहाँ पे 80% आ जाएगा 1600, और यहां से हमारी इक्विवेलेंट यूनिट्स निकल के आ जाएगी। निकाली कितनी आ रही है? 35,000, 36,000, 37, 38,000, ये तो हो जाएगी 38,000।
इधर की अगर अपन ले तो 35 प्लस 36 प्लस 37,400 38,400 एक सेकेंड 38,400 मुझे डाउट है 37 है कि 38 है 37,400 की 38 है वापस चेक करना एक बार मुझे डाउट हो रहा है 37,400 होगा यार यस 37,400 यस ये मेरी लेबर और ओवरहेड की भी क्वांटिटी निकल के आ गई सर एक सेकेंड इस क्वेश्चन में तो सर एबनॉर्मल लॉस दिया है अगर किसी क्वेश्चन में एबनॉर्मल गेन होता है तो क्या करते हैं पहली बात तो एबनॉर्मल गेन होता ना तो इसको प्लस करने की जगह इसको हम माइनस कर देते पहली बार इसको प्लस करने की जगह इसको हम माइनस कर देते दूसरा कंप्लीशन 100 और 80 ना लेके दोनों कंप्लीशन 100 और 100 लेते क्योंकि एबनॉर्मल गेन हो गया मतलब कंप्लीशन पूरा हो चुका है तो अगर क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस की जगह इस क्वेश्चन में एबनॉर्मल गेन होता तो हम यहां से एक तो एबनॉर्मल गेन को माइनस करते और कितना भी कंप्लीशन क्वेश्चन में दिया होता एबनॉर्मल गेन हमेशा 100% कंप्लीट मानते तो हम दोनों मटेरियल लेबर दोनों में से 100% ही यहां से माइनस करते बाकी चीजें एग्जैक्टली सेम तरीके से चलती तो पहले बताओ सब लोगों को स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट एवरेज मेथड समझ में आ गया है सर एवरेज मेथड से स्टेटमेंट बहुत इजी है क्योंकि हमको आउटपुट को बाइफरकेट करना ही नहीं पड़ा बहुत इजीली हमने निकाल लिया अब हम चलते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पे चलिए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में ध्यान रखना मैंने आपको ऊपर एक फॉर्मूला बताया था एवरेज का ये वाला ये फॉर्मूला बोलता है कि सर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में जब पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे तो ओपनिंग और करंट दोनों लेंगे कॉस्ट भी और यूनिट्स भी तो हम यहां पे क्लियरली ले लेते हैं सबसे पहले ओपनिंग यूनिट्स ओपनिंग कॉस्ट चलिए आप बताइए ओपनिंग कॉस्ट क्वेश्चन में कितनी दी हुई मटेरियल की अगर हम ऊपर देखें तो क्वेश्चन में ओपनिंग कॉस्ट मटेरियल की दी हुई है 80,000 तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 80,000 रुपए सबसे पहले मटेरियल की ओपनिंग कॉस्ट आ जाएगी इस बार की कॉस्ट भी ले लेते हैं इस बार है 1480 तो यहाँ पे 14,80,000 का इस बार का कॉस्ट भी आ जाएगा माइनस 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 क्या माइनस करेंगे मैंने आपको अभी पूछा था आप सब लोगों ने एक ही जवाब दिया था सर स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस मटेरियल में से माइनस होता है तो सर हमारे पास में नॉर्मल लॉस है 2000 क्वांटिटी का और इसकी स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में लिखी हुई है 20 रुपए तो ये हम यहाँ से माइनस कर देंगे नीचे हमारी क्वांटिटी मटेरियल की आ जाएगी 38,000 यहाँ से आप मटेरियल की एक यूनिट की कॉस्ट निकाल लीजिए ये आ रही है 40 दूसरा हम लेबर का भी निकाल लेते हैं 15,000 और 3,59,000 15,000 तो ओपनिंग है 3,59,000 इस बार की कॉस्ट है इसको भी डिवाइड कर लेते हैं 37,400 से बताइए इसकी कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है इसकी कॉस्ट आनी चाहिए आई थिंक 10 रुपीज तीसरा है 45 और 1077 45,000 प्लस 1077 ये है 37,400 इसकी कॉस्ट निकाल लीजिए कितनी आ रही है इसकी कॉस्ट आ रही है 30 तो ऐसे करके ओवरऑल तीनों की कॉस्ट जोड़े आएंगे तो आ जाएगी 80 रुपीज की स्क्रैप वैल्यू सिर्फ मटेरियल में से माइनस किया लेबर ओवरहेड में से नहीं होगा और ओपनिंग कॉस्ट भी एवरेज में हमेशा काउंट करते हैं तो ऐसे अगर हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाए तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट निकल के आ रही है 80 रुपीज की बताइए यहां तक सब लोगों को समझ में आ गया है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं यस और नो यस आगे बढ़ते हैं अगर हम स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन की बात करें तो सर इसमें सिंपल है आउटपुट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सबसे पहले अगर हम आउटपुट की वैल्यू की बात करें सर हमारे पास आउटपुट 35,000 का है और हमने सारी कॉस्ट का एवरेजिंग कर लिया तो सीधे हम इसको 80 रुपीज पे वैल्यू कर सकते हैं ये आ जाएगा 35 इंटू 80 28 लाख रुपीज आई थिंक 28 लाख रुपए का ठीक है क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी और एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन कैसे करें सिंपल इक्विवेलेंट यूनिट इनटू कॉस्ट पर यूनिट इक्विवेलेंट यूनिट इनटू कॉस्ट पर यूनिट तो अपन यही करते जाते हैं देखिए आप इसकी देखिए क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी की इक्विवेलेंट यूनिट है 2000 और कॉस्ट पर यूनिट मटेरियल की 40 तो अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2000 इंटू 40 लेबर है 1000 नहीं है शायद क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का लेबर क्वांटिटी कितना है 1600 इंटू 10 और अगेन ओवरहेड का भी 1600 इंटू 30 ये आ जाएगी हमारी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी की कॉस्ट ये आ रही है आई थिंक 1,44,000 तीनों को जोड़ के चेक कर लीजिएगा 1,44,000 तीनों को जोड़ के आ जाएगी और एबनॉर्मल लॉस की बात करें तो सेम वो का वही कॉन्सेप्ट है मटेरियल की यूनिट थी 2000 इंटू 40 लेबर का 1000 है मटेरियल की यूनिट 1000 है इक्विवेलेंट इंटू 40 लेबर की 800 है इंटू 10
अगेन ओवरहेड्स का भी 800 है इंटू 30, तीनों को जोड़ लेते हैं तो आपका टोटल कॉस्ट आ जाना चाहिए 72,000। ये एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट भी निकल के आ गई। मतलब एवरेज मेथड का स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन बहुत इजी बन जाता है, बहुत इजी। किसी को कोई आपत्ति आई थिंक इसके अंदर भी नहीं हो रही होगी। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? इजी है, वेरी नाइस। फाइनली इसका हम एक छोटा सा प्रोसेस अकाउंट बना सकते हैं, छोटा सा प्रोसेस जिसमें हम सारे के सारे अमाउंट डाल के इसके प्रोसेस अकाउंट को टैली कर लेंगे। सबसे पहले हमारा आ जाएगा ओपनिंग। ओपनिंग WIP की क्वांटिटी थी 2000 और तीनों कॉस्ट को जोड़ लेते हैं, तीनों कॉस्ट को जोड़ लेते हैं। कितनी कितनी कॉस्ट है? 80, 15 और 45। तो ये ओपनिंग कॉस्ट आ जाएगी 1,40,000। उसके बाद हम ले लेते हैं इस बार का इनपुट। इनपुट क्वांटिटी है 38,000, उसकी कॉस्ट है 14,80,000। लेबर कॉस्ट है 359 और ओवरहेड कॉस्ट है 10,77,000। ठीक है सर, इधर आ गया। इधर जाए तो सबसे पहले नॉर्मल लॉस 2000 क्वांटिटी का है और स्क्रैप वैल्यू 20 रुपए, तो ये अपन ले लेते हैं 40,000। बाय एबनॉर्मल लॉस करें तो हमने अभी क्वांटिटी निकाली 1000, उसकी वैल्यू हमने यहां से निकाल रखी वैल्यूएशन से, ये रख देते हैं 72,000। बाय आउटपुट की बात करें तो आउटपुट की क्वांटिटी हमने निकाली हुई है 35,000 और इसकी वैल्यू हमने निकाल रखी 28 लाख रुपीस की। और क्लोजिंग WIP की बात करें तो क्लोजिंग WIP हमारे पास क्वांटिटी है 2000 और इसकी वैल्यू है 1,44,000 की। अगर आप सबको टैली करोगे तो आपका प्रोसेस अकाउंट पूरा टैली हो जाएगा। मतलब सिंपल प्रोसेस की तरह ही प्रोसेस बनाना है। जो चीजें नॉर्मली प्रोसेस अकाउंट के अंदर आती है वो सब चीजें इसके अंदर आ जाएगी। ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP, खर्चे, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, आउटपुट, ये पूरा का पूरा वैल्यूएशन से चलेगा। ये तीनों चीजें, स्क्रैप वैल्यू तो नॉर्मल लॉस की क्रेडिट हो जाएगी, बाकी तीनों चीजें वैल्यूएशन से निकलेगी। एबनॉर्मल लॉस, आउटपुट और क्लोजिंग WIP, ये सब अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ ही है डेटा, तो प्रोसेस अकाउंट इजीली तैयार हो जाएगा और ये टैली भी हो गया। बताओ साहब, एवरेज मेथड में इक्विवेलेंट के क्वेश्चन में किसी को कोई आपत्ति नहीं हो तो हम अगला क्वेश्चन करेंगे फीफो मेथड से। क्लियर है सब लोगों को? जयेश पूछ रहा है सर एक बार नॉर्मल लॉस की यूनिट्स कैसे आई बता दीजिए। नॉर्मल लॉस की यूनिट बड़ी सिंपल है, 5% ऑफ टोटल इनपुट लिखा है। टोटल इनपुट है 40,000, 40,000 का 5% होता है 2000। क्लियर है जयेश? आगे बढ़ते हैं। नाइस। क्वेश्चन नंबर 5 था शायद, ये 5, तो अपन अगले को नामकरण कर देते हैं 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 जो है ना, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है फीफो मेथड का। और इसमें मैं आपको बताता हूं एक और शानदार बात है, इसमें एक नहीं दो रॉ मटेरियल है। ये क्वेश्चन M1 और M2 वाला है। अब सर ये M1 और M2 क्या होता है, एक बार वापस याद दिलाओ। सर M1 और M2 ये होता है कि एक वो मटेरियल है जो पिछली प्रोसेस से बन के आ गया है, और M2 मतलब हमने उस मटेरियल में कुछ और ऐड किया है। जैसे हमने एग्जांपल क्लास में जब लिया था तो हमने आइसक्रीम और कोन का एग्जांपल लिया था। क्रीम और कोन, जो कोन है वो फर्स्ट प्रोसेस से बाहर बन गया है और सेकंड में आया है, और सेकंड में हमने उसने क्रीम फिलिंग करी है। तो सवाल ये था कि सर हमारे पास दो चीजों की कॉस्ट है, एक तो कोन की कॉस्ट है और एक क्रीम की कॉस्ट है। तो जो कोन है उसको हमने नाम दिया था M1 और जो क्रीम है उसको हमने नाम दिया था M2। और मैंने आपको बोला था हम अभी सेकेंड स्टेज पे आ चुके हैं, तो M1 100% कंप्लीट माना जाएगा हर जगह। मतलब जो क्वेश्चन में इनकम्प्लीशन दिए हुए हैं वो बताओ M1 के दिए रहेंगे, M2 के दिए रहेंगे। आप अगर प्रोसेस 2 में खड़े हो, आप फिलिंग कर रहे हो, तो बताओ आप ये बोलोगे क्या कोन इनकम्प्लीट है? सर अगर कोन इनकम्प्लीट होता है तो फिलिंग स्टेशन में पहुंच ही कैसे सकता है? अगर वो चीज फिलिंग स्टेशन में पहुंच चुकी है मतलब कोन तो पूरी तरह से कंप्लीट हो ही चुका होगा। तो हमें जो क्वेश्चन में कंप्लीशन दिए रहेंगे वो M1 के नहीं M2 के रहेंगे। M1 हम हमेशा 100% कंप्लीट मानेंगे। ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया है 800 क्वांटिटी 6 रुपए वाला 4800। देखते ही एक बात मुझे समझ में आ गई कि ओपनिंग के परसेंटेज कंप्लीशन गिवन है, पर ओपनिंग की कॉस्ट में कितना मटेरियल है, कितना लेबर है, कितना ओवरहेड है वो गिवन नहीं है। आप मुझे बताओ, इसको देखते ही एक बात समझ में आती है कि इसमें कौन सी मेथड फॉलो होगी।
ओपनिंग के परसेंटेज कंप्लीशन गिवन है लेकिन कॉस्ट का बाइफर्केशन गिवन नहीं है। मैंने अभी आपको ऊपर लिखवाया था अगर परसेंटेज कंप्लीशन गिवन हो और कॉस्ट का बाइफर्केशन गिवन ना हो तो कौन सी मेथड लगाएंगे, फीफो। तो यहाँ पे कौन सी मेथड लग जाएगी, फीफो। ये बात तो क्लियर हो गई कि इसमें हमको कौन सी मेथड फॉलो करनी है, सर फीफो फॉलो करना है। दैट्स इट, वेरी नाइस। अब M1 और M2 है इस क्वेश्चन में, ये कैसे पता है ये मैं आपको भी बता दूंगा, लेकिन पहले देखो क्वेश्चन में मटेरियल लिखा है 60%, लेबर लिखा है 40%, ओवरहेड्स लिखे हैं 40%। पर मैं आपको बता दूं ये जो लिखा हुआ है ना ये M2 का कंप्लीशन है। M1 क्वेश्चन नहीं बोल रहा, पर मैं आपको पहले ही बता दूं M1 पिछली प्रोसेस का आउटपुट है तो वो तो 100% कंप्लीट ही होगा। तो क्वेश्चन कुछ ना बोले तो हम हमेशा ही मानेंगे कि M1 100% ही कंप्लीट होगा। ठीक है, ये है पिछली प्रोसेस से आया हुआ इनपुट 12,000 क्वांटिटी 16,350, ये हमारी M1 की कॉस्ट है। थर्ड प्रोसेस में बाहर जा रहा है, ये 1 आएगा, यहाँ पे 1 है, 1 से आया है 12,000 क्वांटिटी 16,350, पिछली प्रोसेस से कंप्लीट होके आया गया M1 है। आगे जा रहा है 9,700, ये क्या है, ये हमारा आउटपुट है 9700 का। फिर यूनिट स्क्रैप दिए 1300 और लॉस दिया है 10% ऑफ प्रोडक्शन और क्लोजिंग दिया 1800। एक मिनट, अभी आप सब लोग मुझे याद करके बताओ, मैंने आपको बताया था कि जब भी नॉर्मल लॉस प्रोडक्शन पे दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे। अगर नॉर्मल लॉस प्रोडक्शन पे दिया है तो हम कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको बताया था कैसे निकाला जाएगा, जल्दी बताओ कैसे निकालेंगे। ओपनिंग प्लस इनपुट माइनस क्लोजिंग करके। तो हमारे पास ओपनिंग क्वांटिटी है 800, इनपुट क्वांटिटी है 12,000 और क्लोजिंग है 1800। अगर हम देखें तो हमारा प्रोडक्शन आएगा 11,000, उसका 10% करेंगे, मतलब यहाँ पे नॉर्मल लॉस आएगा 1100 का, जबकि स्क्रैप 1300 दिया है, मतलब देखा जाए तो क्वेश्चन में 200 यूनिट्स का एबनॉर्मल लॉस है। सर कैसे आया 200 यूनिट, वापस सुन लीजिए। एक्चुअल लॉस हुआ है 1300, जबकि प्रोडक्शन है 11,000, 11,000 का 10% करेंगे तो नॉर्मल लॉस आएगा 1100, मतलब इस क्वेश्चन में 200 का क्या है, इस क्वेश्चन में 200 का एबनॉर्मल लॉस है। पहले बताओ ये सबको क्लियर हुआ कि इस क्वेश्चन में 200 का एबनॉर्मल लॉस है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, नाइस। अब एक तो स्क्रैप का एबनॉर्मल लॉस का कंप्लीशन दिया है, वो हमारे काम का है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का कंप्लीशन भी दिया हुआ है, स्क्रैप भी दिया हुआ है। मेन पॉइंट है ये दिया हुआ है M2 की कॉस्ट। एक और मटेरियल दिख गया, एक मटेरियल तो ऊपर ऑलरेडी है, एक मटेरियल और दिख गया, तो हमको साफ क्लियर हो गया कि यहाँ पे वो ऊपर वाला जो मटेरियल जो पिछले से ट्रांसफर हुआ है वो M1 होगा और जो यहाँ पे और ऐड हुआ है वो M2 होगा। और साथ में हमें लेबर और ओवरहेड की कॉस्ट भी दी हुई है, मतलब देखा जाए तो यहाँ पे 4 कॉस्ट है, M1 M2 लेबर ओवरहेड। और अगर देखो कॉस्ट तो 16,350 M1 की कॉस्ट है, 10,500 M2 की कॉस्ट है, 20,760 20760 लेबर की कॉस्ट है और 16670 ओवरहेड्स की कॉस्ट है। इसको देख के समझ में आ गया कि सर यहाँ पे दो मटेरियल दिख रहे हैं, इसलिए हमने पहले वाला जो पिछले से आया उसको नाम दिया है M1 और जो हमने इसमें ऐड किया है उसको हमने नाम दिया है M2। इज इट क्लियर टू एवरीवन। सर एक ही मटेरियल होता, अगर ये नहीं होता तो बस कौन एक ही मटेरियल हो जाता, फिर M1 और M2 का झमेला होता ही नहीं। बताओ यहां तक सारी बातें समझ में आई या नहीं आई, यस और नो। यहां तक सारी बातें क्लियर हुई या नहीं हुई, जल्दी बताओ फटाफट। यस, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अब इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। हम पहली चीज तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये वाला मेन है, मैं इसको इरेज करता हूं और यहां से हमारा एक बहुत ही शानदार पॉइंट चालू होने वाला है। जस्ट गिव मी ए सेकेंड, मैं इसको इरेज कर देता हूं एक बार। यस, एक सेकेंड, इसको भी हटा देते हैं अपन, इसको पूरा कैलकुलेट करके निकालेंगे अपन, तो इसको भी अपन हटा देते हैं और इसको भी अपन हटा देते हैं। यहाँ से ये पूरा हट जाएगा, से ये पूरा भी हटा दिया जाएगा। प्रोसेस को रहने देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में हमें फीफो से फॉलो करना है, ये बात ध्यान रखना, फीफो। अब जब भी फीफो आ जाए एक चीज समझ जाना, जो हमारा आउटपुट है उसके 2 टुकड़े करने पड़ेंगे, ओपनिंग और करंट।
सर क्यों आउटपुट के दो टुकड़े क्यों करने पड़ेंगे? एक्चुअली हमको आउटपुट के दो टुकड़े करने पड़ेंगे, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को अलग करना पड़ेगा और करंट इनपुट एंड आउटपुट को अलग करना पड़ेगा। और उसका कारण ये है कि हमारा फीफो मेथड का फॉर्मूला सबसे पहले ऊपर यही बोलता है कि अपने को सिर्फ करंट ईयर का कॉस्ट और करंट ईयर का प्रोडक्शन लेना है। तो जो पिछली बार का काम हो चुका है वो हमें नहीं लेना है, इसलिए हमने दो टुकड़े करने पड़ेंगे, क्योंकि ओपनिंग में कुछ काम पिछली बार भी हुआ होगा वो हमें हटाना पड़ेगा, इसलिए हम हमेशा आउटपुट के दो टुकड़े करेंगे। ठीक है, तो आउटपुट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 9700। इफ यू कैन सी क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है आउटपुट 9700, उसमें से ओपनिंग है 800, हम उसको अलग कर देंगे और बचा हुआ 9700 माइनस 800 कर लीजिए तो 8900 हमारा इस बार का इनपुट और आउटपुट आ जाएगा। नॉर्मल लॉस हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है 1100, 200 का एबनॉर्मल लॉस है और क्लोजिंग है क्वेश्चन में गिवन है 1800 क्वांटिटी का, ये भी हमने ले लिया। आप चेक करेंगे तो ओवरऑल क्वांटिटी आपकी 12800 मैच हो जानी चाहिए, ओपनिंग और इनपुट मिला के 12800 है। सर ये बाइफरकेशन एवरेज में नहीं होता है? जी नहीं, क्योंकि एवरेज में हम सारा काम ले लेते हैं ना यार। अगर आउटपुट 9700 बना तो सारा ही 9700 ले लेंगे, हमको इस बात से मतलब ही नहीं कितना पिछली बार बना कितना इस बार बना। लेकिन फीफो में हमें इस बार की कॉस्ट कितनी और पिछली बार की कॉस्ट इसको बाइफरकेट करना है, तो ऑफकोर्स हमको आउटसो का जो ओपनिंग है वो अलग करना पड़ेगा और 8900 अलग करना पड़ेगा। ओपनिंग में हम क्या करेंगे जल्दी बताओ, सबको पता है फीफो में ओपनिंग में क्या करते हैं? जो काम हम पिछली बार कर चुके हैं वो लेते हैं या जो काम हमने पिछली बार रह गया था वो लेते हैं? सर जो काम पिछली बार रह गया था वो लेते हैं। तो आप क्वेश्चन में देखो M1 100% ऑलरेडी कंप्लीट था, तो M1 में हम कितना परसेंट लेंगे? सर 0। M2 में 60% कंप्लीट था, तो M2 में हम कितना लेंगे? 40। लेबर 40% कंप्लीट था, तो लेबर में कितना लेंगे? 60। ये हमारा ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का परसेंटेज कंप्लीशन आ जाएगा। M1 में 0 क्योंकि M1 ऑलरेडी 100 था, M2 में 40 क्योंकि 60 ऑलरेडी कंप्लीट था, लेबर में 60 क्योंकि 40 ऑलरेडी कंप्लीट था। ये पिछली बार के ओपनिंग में से जो इस बार काम हुआ वो ले लिया। इस बार जो इनपुट हुआ और इस बार जो आउटपुट हुआ वो तो हमको 100% ही लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो कोई काम पिछली बार हुआ ही नहीं है, वो पूरा आ जाएगा। एबनॉर्मल लॉस का कंप्लीशन भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर हम देखेंगे तो 100 और 50-50 क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो यहां ले लेंगे 100% और यहां पे ले लेंगे 50% और 50%। और फाइनली क्लोजिंग WIP का कंप्लीशन भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है 60 एंड 50-50। तो एक मिनट, M1 में तो 100 ही आएगा, यहाँ पे 60 और यहाँ पे 50 आ जाएगा। सर M1 में 100 क्यों आएगा? मैंने आपको अभी बताया था M1 हमेशा 100% कंप्लीट माना जाता है हर एंगल से, तो मैंने गलती कर दी, यहाँ पे भी 100 आएगा। यस, वो M2 भी 100 दिया हुआ है, अगर आप देखोगे ना तो एबनॉर्मल लॉस में मटेरियल जो दिखा है वो M2 है, M2 भी 100 दिया हुआ है, तो M1 भी 100 है, तो 100 और 50 हो जाएगा एबनॉर्मल लॉस में। देखिए एक बार, ये जो दिखा है ये M2 है, M1 भी 100 होगा, M2 भी 100 है, लेबर ओवरहेड 50-50 है। बस अब अपन इससे M1 M2 और लेबर ओवरहेड का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इसका अमाउंट आएगा 10,900 आई थिंक क्वांटिटी, एक बार चेक करना निकाल के। 10,900 आएगी इसकी। सेकंड वाले की बताएंगे आप कितनी आएगी? फर्स्ट वाले की तो 10,900 आएगी, सेकंड वाले की आई थिंक 10,500 आएगी और थर्ड वाले की 10,380 आएगी। 10,900, 10,500 और 10,380, ये हमारा इक्विवेलेंट यूनिट आ गया। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं और वो है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में इजी है, क्योंकि अपने को ओपनिंग कॉस्ट काउंट करनी नहीं। क्यों नहीं करनी? क्योंकि हमने ऊपर ओपनिंग यूनिट्स भी काउंट नहीं करी, तो हमें ओपनिंग कॉस्ट भी नहीं काउंट करनी, हम सीधे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना लेंगे। तो M1 में हमको कॉस्ट कितनी लगी है? सर क्वेश्चन में लिखा हुआ है M1 की कॉस्ट देखो, ओपनिंग लेने ही नहीं है इस बार का। देखो M1 में कॉस्ट लगा है 16,350। M2 का कॉस्ट है ये रहा नीचे 10,500। लेबर का कॉस्ट भी लिखा हुआ है नीचे 20,760, 20,760 और ओवरहेड का कॉस्ट है 16670। अब एक सवाल आता है, सर इसमें नीचे यूनिट्स से डिवाइड करते जाएंगे सबको। इसकी यूनिट से 10,900, इसकी यूनिट से 10,500, इसकी यूनिट है 10380, इसकी भी यूनिट है 10380। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, और वो ये है कि स्क्रैप वैल्यू कहां से माइनस करो। प्लीज टेल मी कि स्क्रैप वैल्यू कहां से माइनस करेंगे। स्क्रैप वैल्यू माइनस होगी M1 से,
1100 इंटू 1 रुपए की स्क्रैप वैल्यू है तो 1100 रुपए यहाँ से माइनस हो जाएगा, बाकी सबसे स्क्रैप माइनस करने की जरूरत ही नहीं है। निकाल लीजिए कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है, निकाल लीजिए पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है। पहले वाले की आएगी 1.3990, सेकेंड वाले की 1, थर्ड वाले की 2, लास्ट वाले की बताइए 16670 डिवाइड बाय 10,380, ये कितनी आएगी 1.6059। और अगर हम सबको प्लस कर लें तो हमारा टोटल कॉस्ट आएगा 6.000 कुछ आएगा, 6.005 कर लेते हैं, ठीक है। ये आ गया मेरा कॉस्ट पर यूनिट 6.005। फाइनली अब हमारे पास फीफो के वैल्यूएशन में आते हैं और यहां पे शानदार बात है, हम अभी तक पिछले साल की कॉस्ट को इग्नोर कर रहे थे, पर अब हम फाइनली जब वैल्यूएशन करेंगे तो आप पिछले साल की कॉस्ट को काउंट करेंगे, क्योंकि फीफो पहले जरूर इग्नोर करता है लेकिन वैल्यूएशन में वो ओपनिंग कॉस्ट को भी काउंट कर लेता है जो पिछले साल लग चुकी है। तो सबसे पहले वहीं से चालू करेंगे, सिर्फ पिछले साल 4800 की कॉस्ट ऑलरेडी लग चुकी है, एक तो ये ले ली। फिर जो पिछले साल हमारा WIP था, जो ओपनिंग WIP था, उसमें करंट ईयर का जो काम हुआ, मटेरियल का, M1 का, M2 का, लेबर का और ओवरहेड का, ये भी हम चारों ले लेंगे। वो देख लेते हैं हम क्वेश्चन में। तो इक्विवेलेंट यूनिट 0 है M1 की, आपको ऊपर क्वेश्चन में मिल जाएगी। इक्विवेलेंट यूनिट M1 की 0 है, M2 की 320 है और इसकी 480 है। तो हम ये ले लेते हैं, इसकी 320, इसकी 480 और इसकी भी 480, और इन सबको कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले वाले की 1.3990, इसकी है 1 रुपए, इसकी है 2 रुपए और इसकी है 1.6059। यहां से ओपनिंग का कॉस्ट आ जाएगा। अभी सिर्फ ओपनिंग आएगा, इन सबको जोड़ेंगे तो सिर्फ ओपनिंग आएगा। कितना आ रहा है, तीनों को जोड़िए, चारों को जोड़ के बताइए कितना आ रहा है। ये आ रहा है 2051, ठीक है। अब हम करंट इनपुट आउटपुट की बात करें तो सर हमारे पास 8900 जो है वो तो पूरा इसी बार बनाया, तो 6.005 सीधे पूरा का पूरा ले सकते हैं। 8900 इंटू 6.005 कर दीजिए, आपका करंट इनपुट आउटपुट आ जाएगा 53444। और इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमें 9700 की ओवरऑल कॉस्ट आएगी। जो हमारा 9700 यूनिट है ना, उसके टोटल कॉस्ट में 800 ये है और 8900 ये है, तो इन सबको जोड़ोगे टोटल 9700 की कॉस्ट आ जाएगी। ये आ रही है 60295। ये डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू एवरेज। एवरेज में सीधे आउटपुट से मल्टीप्लाई करना था, पर यहाँ पे ओपनिंग कॉस्ट, करंट कॉस्ट और फिर करंट इनपुट आउटपुट कॉस्ट, तीनों कॉस्ट को काउंट करना पड़ेगा, तब जाके टोटल कॉस्ट हमारी 60295 निकल के आएगी। फाइनली वैल्यू ऑफ क्लोजिंग WIP तो वैसा वैसा निकलेगा जैसा हमारा पिछले में निकला था, M1, M2, लेबर और ओवरहेड्स। अपन ले लेते हैं M1 की क्वांटिटी है क्लोजिंग की 1800, M2 की क्वांटिटी कितनी है 1800 का 60%, आई थिंक 1080, और लेबर की क्वांटिटी है 900, इसकी भी है 900। इसको कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1.3990, 2 रुपीज, 1 रुपीज, 1.6059। यहां से हमको WIP की वैल्यू भी आ जाएगी। चारों को जोड़ें तो WIP की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। ये आई थिंक चारों को जोड़ने पे आ रही होगी 6845। चेक कर लीजिए वापस कितनी आ रही एग्जैक्ट, चारों को जोड़ के। मैं इसे देख के बता सकता हूँ, 6843 आ रही है, 6843। यस, फाइनली एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। एबनॉर्मल लॉस में भी हम रख लेते हैं M1, M2, लेबर एंड ओवरहेड्स। M1 पे जाएंगे तो M1 अपने को दिया हुआ है एबनॉर्मल लॉस में 200, M2 भी 200 और लेबर और ओवरहेड्स के लिए क्वेश्चन में लिखा है 50%, मतलब 100 और 100 इंटू कर लेते हैं। 1.3990 इंटू 2 रुपए इंटू 1 रुपए इंटू 1.6059। इन सबको जोड़ लेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट यहाँ से आ जाएगी एबनॉर्मल लॉस की 841। और ये रहा आपके सामने प्रोसेस तो मैंने जैसे पिछले वाला बनाया था एग्जैक्ट वैसा का वैसा बन जाएगा, पर इस क्वेश्चन के अंदर M1 भी आ गया, M2 भी आ गया, स्क्रैप का एडजस्टमेंट भी आ गया। इस क्वेश्चन के अंदर साथ में प्रोसेस अकाउंट भी बना लिया, फीफो मेथड भी कवर हो गई। तो
ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन हो गया। बताओ यहां तक अब किसी को कोई डाउट है? तो ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है इक्विवेलेंट यूनिट का। दोनों मेथड से मैंने एक एक क्वेश्चन करा दिया आपको रिवाइज करवाने के लिए। सर एग्जाम में इसके ऊपर का कोई लेवल आता है? जी नहीं, एग्जाम में यही लेवल हाईएस्ट होता है, इसके ऊपर का कोई एग्जाम में लेवल आता ही नहीं है। यही लेवल हाईएस्ट होता है, एग्जाम में इसके ऊपर का और कोई लेवल नहीं आता है। ठीक है, सो अब हमारे पास एक आखिरी टॉपिक बचता है और वो है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स का। प्रोसेस के अंदर एक टॉपिक और है, दैट इज कॉल्ड इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स। पर मैं आपको एक चीज बताता हूं, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स में मैंने आपको क्लास में भी एक चीज बोली थी, इसमें आपको थोड़ा सा फॉर्मेट रटना पड़ेगा। फॉर्मेट रटना पड़ेगा मतलब इसमें एज सच कुछ नया एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, और इसमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी नहीं है। इसमें बस आपको एक ही क्वेश्चन रिवाइज करना है जो मैंने शीट में अटैच किया है, और एक ही तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इसमें कोई वैरायटी भी नहीं है, कोई और ऑप्शंस भी नहीं है, कोई नए कॉन्सेप्ट भी नहीं है, बस एक पर्टिकुलर वैरायटी का क्वेश्चन है और वही एग्जाम में आता है, जिसमें भी कंसेप्ट इजी है, बस आपको एक बार फॉर्मेट समझना पड़ेगा कैसे इसको बनाते हैं। और हर क्वेश्चन में यही लाइन लिखी रहेगी कि जो भी स्टॉक इन द प्रोसेस है वो वैल्यू प्राइम कॉस्ट पे होता है, फिनिश गुड्स वैल्यू उस प्राइस पे होता है जिसमें प्रोसेस 3। इसके अलावा कोई और तरीका ही नहीं है। मॉड्यूल ने आज तक किसी एग्जाम में, आज तक किसी स्कैनर में, आज तक इसके अलावा और कोई क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है। इसी वैरायटी का क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक आया भी है, 3 की जगह 2 प्रोसेस का आ गया है। तो इसमें एज सच कुछ रट्टा मारने, मतलब एज सच कुछ बहुत ज्यादा रिवाइज करवाने का या कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ समझाने का है ही नहीं। एक फिक्स फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में अपने को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कॉस्ट आएगा, प्रॉफिट आएगा और साथ में अमाउंट आ जाएगा। ध्यान सिर्फ यहां रखना है। मैं आपको बता दूं मेन पॉइंट जो इसमें ध्यान रखने का है वो है क्लोजिंग स्टॉक। क्वेश्चन में जो 4000 का क्लोजिंग स्टॉक दिया है, इसको यहां पे बाइफरकेट कैसे करेंगे, मैंने स्टार भी लगा रखा है, कैसे करेंगे। एक्चुअली क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट। तो जो हमारा प्राइम कॉस्ट का प्रपोर्शन आ रहा है, उस प्रपोर्शन में हम क्लोजिंग स्टॉक को बांट देंगे। जो भी हमारा ये वाला प्रपोर्शन है, इसी प्रपोर्शन में हमारा क्लोजिंग स्टॉक का भी प्रॉफिट और कॉस्ट बढ़ जाएगा। ये एक मेन पॉइंट है जिसमें ध्यान रखने का है कि जो हमारा प्राइम कॉस्ट का प्रपोर्शन है, इसी प्रपोर्शन में क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट भी बांट दिया जाएगा। ये एक मेन पॉइंट है। तीसरे में भी यही होगा, जो भी हमारा प्राइम कॉस्ट का प्रपोर्शन आएगा उसी में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को बांट देंगे। लेकिन लास्ट स्टेज पे ऐसा नहीं होगा। यहां पे जो क्लोजिंग स्टॉक बटेगा ना, वो इस प्रपोर्शन में नहीं बटेगा, वो इस प्रपोर्शन में बटेगा। और उसका कारण क्या है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फिनिश्ड गुड्स का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका वैल्यूएशन पिछले में जितने से आया है उस पे करना है, ना कि टोटल कॉस्ट पे। तो हम इसका जो वैल्यूएशन है इस पे नहीं करेंगे, इसका वैल्यूएशन इसके अकॉर्डिंग होगा। ऐसा क्वेश्चन में क्लियरली लाइन दिया हुआ है, ये लाइन पढ़ो। स्टॉक इन द प्रोसेस को वैल्यू करना है प्राइम कॉस्ट पे, फॉर फिनिश स्टॉक को वैल्यू करना है जितने में वो प्रोसेस 3 पे आया है उस पे। तो जो फिनिश स्टॉक है, ये वाला अकाउंट फिनिश स्टॉक अकाउंट, ये वैल्यू होगा इसके अकॉर्डिंग, ना कि इसके अकॉर्डिंग। बस ये अपने को यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, फाइनली बस इसमें एक रिकंसिलिएशन है, वो भी सिंपल है। कैसे पता करें कि बुक प्रॉफिट या रियलाइज प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है, तो बहुत सिंपल है। ओपनिंग और क्लोजिंग के प्रॉफिट्स को प्लस माइनस कर दीजिए। जो भी ओपनिंग स्टॉक के प्रॉफिट्स हैं और वो क्लोजिंग स्टॉक के प्रॉफिट्स हैं, अगर आप उनको एडजस्ट कर दोगे तो आप बुक प्रॉफिट से रियलाइज प्रॉफिट में पहुंच जाओगे। ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग इंटर प्रोसेस। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, बस एक क्वेश्चन जो है शीट में अटैच किया है रिवाइज कर देना। आपको इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। सर प्रोसेस में इसके अलावा कुछ करें, मैं आपको बता दूं प्रोसेस में मॉड्यूल कुछ भी नया नहीं है। एक भी क्वेश्चन मॉड्यूल में नया नहीं मिलेगा। आप ट्राई करना चाहते हैं ट्राई कर लीजिए, पर मॉड्यूल में क्लास वर्क के अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं है। फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि हमने गूगल ड्राइव पे, एक तो ये रिवीजन शीट हो गई, सब लोगों को क्लास की गूगल ड्राइव की लिंक दी हुई मैंने। उस लिंक पे जो प्रोसेस कॉस्टिंग की शीट है उसमें सब कुछ एक ही शीट में कवर्ड है, मॉड्यूल, पास्ट एग्जामिनेशन, नोट्स। तो आपका रिवीजन उस शीट से बेहतर कहीं से भी नहीं हो सकता है। तो जब भी आप किसी चैप्टर को रिवाइज कीजिए, वो क्लास की गूगल ड्राइव की लिंक को ओपन कीजिए, उसके सारे क्वेश्चंस एक बार देख लीजिए और ये सोच लीजिए कोई क्वेश्चन हमारा रहा तो नहीं है।
आ रही है बात समझ में? सो दिस इज रिगार्डिंग इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स, इसमें कुछ ज्यादा बताने को नहीं है। एंड दिस इज रिगार्डिंग प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले 7 एग्जाम्स में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि प्रोसेस का कोई क्वेश्चन नहीं आया हो, इसीलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होने के कारण मेरे को इसका रिवीजन भी प्रॉपरली कराना पड़ा। तो मैंने ये चैप्टर करा दिया आपको पूरा रिवाइज। अब आपका टास्क ये है कि आप आज और कल में, आज आपको टाइम मिले तो आज, कल आपको टाइम मिले तो कल, जब भी आपको समय मिले फटाफट प्रोसेस को रिवाइज करो। आपका प्रोसेस रिवाइज होगा, फिर हम कुछ टाइम बाद, मतलब 1 2 4 5 दिन बाद एक नया चैप्टर रिवाइज करेंगे। अब वो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा आप बताइए? कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है अगला? कॉस्ट का। ज्वाइंट बाय जरूरत नहीं है, बकवास है ज्वाइंट बाय। मटेरियल कॉस्टिंग, मटेरियल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और उसका हमारे पास रिवीजन भी यूट्यूब पे बहुत अच्छा अवेलेबल नहीं है, तो हम मटेरियल कॉस्टिंग को रिवाइज करेंगे और हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे मटेरियल कॉस्टिंग। उसके बाद एक चैप्टर में मार्जिनल कॉस्टिंग भी रिवाइज करवाऊंगा। यस, मैं एक चैप्टर आपको मार्जिनल कॉस्टिंग भी रिवाइज करवाऊंगा, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओवरहेड्स ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत बेहतर तरीके से डला हुआ है। ओवरहेड्स का रिवीजन आपको यूट्यूब पे बहुत बेहतर तरीके से, बहुत बढ़िया रिकॉर्डिंग आपको ओवरहेड्स की मिल जाएगी। तो मेरे हिसाब से हम सेकंड जो चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं वो है मटेरियल कॉस्टिंग। उसके बाद आगे देखेंगे मार्जिनल और आगे देखेंगे स्टैंडर्ड। वो सारे चैप्टर्स एक एक करके रिवाइज करते रहेंगे। आज का डिस्कशन कर रहे हैं यहीं पे खत्म। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन रिवीजन यूट्यूब पे डला हुआ है। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का भी आप रिवीजन यूट्यूब से करिए। 30 मिनट्स का रिवीजन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का यूट्यूब पे सब कुछ कवर्ड है उसके अंदर, आपको और किसी चीज की जरूरत उसमें नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। बाकी डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट रिवीजन में। आप इसको रिवाइज करना चालू कीजिए। थैंक यू, आई होप आपको आज का डिस्कशन समझ में आया होगा। गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू, बाय। मैं शीट जो है ये गूगल ड्राइव पे डाल के मैं आपको ब्रॉडकास्ट भी करवा दूंगा, और जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक में इसकी शीट मिल जाएगी। थैंक यू।